राजीव जी स्टार्ट कर सकते हैं। आज के इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वेबिनार कृषि विधेयक 2020 के लिए समर्पित है, जिसके ऊपर हम अभी अगले 1-1.5 घंटे के लिए चर्चा करेंगे। इस वेबिनार का आयोजन एग्रीविजन पंजाब और चंडीगढ़ एंड स्टूडेंट्स फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज पंजाब एंड चंडीगढ़ के द्वारा किया जा रहा है। आप सभी को मालूम होगा कि अभी सितंबर 2020 में भारत सरकार ने कृषि से संबंधित 3 बिल पास किए। ये तीनों बिल प्रेसिडेंट के एसेंट्स के बाद अभी लॉ का शेप ले गए हैं और इन बिलों के नाम है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोटेक्शन एंड फैसिलिटेशन। जो दूसरा बिल है फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड तीसरा जो बिल है वो फार्म सर्विसेज एंड एसेंशियल कमोडिटीज। सो ये 3 बिल अभी भारत सरकार ने एक बहुत अच्छे तरीके से पार्लियामेंट में इसको रखा और इस पे डिबेट भी हुआ पार्लियामेंट के अंदर। आप सभी ने इसको देखा होगा और सुना भी होगा न्यूज़पेपर के माध्यम से। तो गवर्नमेंट का जो इसमें जो तर्क है, जब गवर्नमेंट ने बोला कि गवर्नमेंट से कि दिस बिल विल ब्रिंग द रिफॉर्म्स एंड एक्सीलरेट द ग्रोथ ऑफ इन एग्रीकल्चर सेक्टर स्पेशली स्मॉल फार्मर्स, जो छोटे किसान हैं जिनके पास जो बार्गेनिंग नहीं कर सकते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट नहीं करवा सकते हैं अपने प्रोड्यूस को, मंडी नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने बोला कि जैसे इसमें कंपटीशन आएगा प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, तो जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो प्राइवेट प्लेयर उसमें डालेंगे और एक कम्पिटेटिवनेस से जो प्राइस है वो भी इसमें प्राइस कंपटीशन आने से आपको हेल्दी प्राइस मिलेगा। लेकिन इसमें कुछ स्टेट्स को एप्रीहेंशन है कि हमारा, क्योंकि इसमें इस बिल के थ्रू माध्यम से जो फार्मर है वो अपने प्रोड्यूस को मंडी के बाहर भी बेच सकता है, उसको मंडी का कोई जरूरत नहीं है, चाहे तो वो बाहर भी बेच सकता है। लेकिन जैसे कि कुछ स्टेट्स को इसमें लगता है कि मंडी के बाहर अगर प्रोड्यूस को बेचा जाएगा तो उनका जो प्रोड्यूस है वो उस पर इफेक्ट पड़ेगा। हमारी जो मंडी फीस है या जो भी है, गवर्नमेंट को लगता है कि उस पर एक तरह से डायरेक्ट इफेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह के कई इसमें विचार हैं। तो जैसा कि आपने पंजाब और हरियाणा में देख ही रही होंगे कि कुछ फार्मर यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्यों हो रहा है, तो इसके ऊपर अभी हम इसी वेबिनार के थ्रू उसको जो भी मिथ है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। और जैसा अभी थोड़े दिन पहले एक रिक्वेस्ट भी आई है कि इन सभी बिलों को पंजाबी में भी ट्रांसलेट किया जाए, जो कि अभी हिंदी और इंग्लिश में है। तो मैं सबसे पहले आज के जो प्रमुख वक्ता हैं डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव, जो कि आईआईटी रुड़की में प्रोफेसर हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। वो कृषि मौसम वैज्ञानिक हैं आईआईटी रुड़की में और सदस्य भी हैं राष्ट्रीय सलाहकार एग्रीविजन के। तो आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम डॉक्टर रविंद्र श्रीवास्तव। प्लीज हैव योर वर्ड्स प्लीज। धन्यवाद डॉक्टर राजीव शर्मा जी। एग्रीविजन के राष्ट्रीय प्रमुख आदरणीय सूरज भारद्वाज जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्रीमान विक्रांत खंडेलवाल जी, जम्मू कृषि विश्वविद्यालय से प्राध्यापक एवं प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर परमेंद्र सिंह जी, इस कार्यक्रम आज के इस वेबिनार के संचालक श्रीमान राजीव शर्मा जी, और इस वेबिनार से जुड़े हुए प्रमुख गणमान्य महानुभावों सहित जूम ऐप एवं फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़े हुए समस्त प्रतिभागियों को सादर प्रणाम। सर्वप्रथम किसानों के हित से जुड़े हुए इतने महत्वपूर्ण विषय पर अपना विचार प्रस्तुत किए जाने का अवसर प्रदान करने हेतु मैं एग्रीविजन तथा शोध आयाम
पंजाब चंडीगढ़ प्रांत का आभार प्रकट करता हूं तथा इससे जुड़े प्रमुख कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जैसा कि अभी प्रस्तावना में राजीव जी ने बताया, कृषि अधिनियम 2020 ऐसे विषय पर आज हम लोग अभी इस वेबिनार में चर्चा करेंगे। तो कृषि अधिनियम 2020 क्या है, इन अधिनियमों का खेती किसानी व किसानों के लिए लाभ क्या है, इन अधिनियमों के लागू हो जाने के उपरांत हमारे किसान भाइयों व कृषि के लिए कितना फायदेमंद साबित होंगे, ऐसे तमाम विषयों पर चर्चा से पहले इन पर उपजी कुछ आशंकाओं, भ्रमों का निवारण होना नितांत आवश्यक है। हमें लगता है तभी हम सभी जो प्रतिभागी हैं, जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उनको सही जानकारी प्राप्त हो सकेगी। अन्यथा सबके मन में यही प्रश्न होगा कि जिन अधिनियमों को लेकर सरकार, कृषि अर्थशास्त्री, पॉलिसी मेकर, कृषि वैज्ञानिक व ज्यादातर किसान व आम जनता इतना उत्साहित है, उनको लेकर इतना हो हल्ला क्यों मचा हुआ है, कुछ एक वर्ग जो है किसानों का उनके विरोध में क्यों है। तो इन सब विषयों पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे अभी। और एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी जो विषय हम यहाँ पर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं, वो हम तीनों अधिनियमों के सम्यक अध्ययन, जो उपलब्ध तथ्य हैं, विषय विशेषज्ञों से चर्चा के उपरांत पूरी प्रामाणिकता के साथ उसको यहाँ पर रखने का प्रयास करूंगा मैं। जहां तक कुछ किसानों द्वारा इनके विरोध का प्रश्न है, तो उनके राजनीतिक पहलुओं का जवाब तो राजनीतिक लोग ही देंगे, लेकिन जो कानून के नजरिए से वैज्ञानिक तथ्य हैं, जो उनका फैक्ट है, उनकी जो सही व्याख्या है मैं यहाँ पर प्रस्तुत करूंगा। मुझे लगता है कि उनको सुनने के बाद सभी लोगों के मन में जो भ्रम है, आशंका है, उसका समुचित निवारण जरूर होगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। इन अधिनियमों की चर्चा से पहले मैं थोड़ा आपको फ्लैशबैक में ले चलना उचित समझता हूं। आजादी के समय भारतीय कृषि की दशा और दिशा, उस पर थोड़ा संक्षेप में चर्चा करेंगे, बहुत विस्तृत नहीं, लेकिन थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाएंगे आपको, तभी आप इन अधिनियमों की उपयोगिता के बारे में समझ पाएंगे। तो उस समय भारतीय कृषि व किसानों की प्रमुख समस्याएं क्या थी? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1950 के दशक में हमारे खाद्यान्न का कुल उत्पादन लगभग 50 मिलियन टन था, जबकि उस समय हमारी आबादी कितनी थी? लगभग 33 करोड़ आबादी थी। लेकिन समय के साथ, जैसा कि आप सभी को पता है कि 60 के दशक में जब हरित क्रांति आई, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तो वैज्ञानिकों और हमारे किसान भाइयों, जो हमारे अन्नदाता हैं, इन दोनों के सम्मिलित प्रयास से आज हम ये कह सकते हैं कि 2019-20 में जो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन का हमारा आंकड़ा है, जो हमारा उसका उत्पादन है, वो 291.95 मिलियन टन हमारे पास अनाज का उत्पादन है। हमारी आबादी सभी जानते हैं कि इस समय लगभग 135 करोड़ है। इस तरीके से अगर हम देखें तो आजादी के समय से लेके आज तक अगर हमारी आबादी में लगभग 4 गुने की बढ़ोतरी हुई है, तो अनाज के उत्पादन में हमने लगभग 6 गुने की बढ़ोतरी किया है, जो कि किसान भाइयों एवं वैज्ञानिकों के समन्वित प्रयास का प्रतिफल है। आप देखेंगे तो गेहूं के उत्पादन में हमने लगभग 15 गुना, धान के उत्पादन में 5 गुना, मक्का के उत्पादन में 14 गुना, इसी प्रकार दूध के उत्पादन में 8 गुना की बढ़ोतरी हमने की है। अब अगर आप ये देखें कि 1954-55 में देश की जीडीपी में कृषि का जो योगदान था, वो लगभग 45% से भी अधिक था, लेकिन आज अगर हम देखें तो ये घटकर 17-18% के करीब रह गया है। इस प्रकार से जो 1950 में धान का कुल उत्पादन 20 मिलियन टन था, वही 13-14 के आंकड़े के हिसाब से 530% की बढ़ोतरी के साथ 106 मिलियन टन हो गया है। तो हम देखते हैं कि अगर उत्पादन के साथ उत्पादकता की बात करें, यील्ड की बात करें, जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है, तो वह भी अगर धान को आप उदाहरण के रूप में देखें तो 668 किलो 1950 में 1 हेक्टेयर में धान का उत्पादन था, जो इस समय 2014 के आंकड़े के मुताबिक 2424 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इस समय उसका उत्पादन है। कुल मिला के हम देखते हैं कि हमारी जो पहली प्रमुख समस्या थी उत्पादन की, तो उस पर हमने एक हद तक सफलता प्राप्त कर ली। एक हिसाब से हम उसमें आत्मनिर्भर हो गए। जैसा पहले आप लोग सुनते थे, पढ़ते थे कि हम
अपने खाने भर के लिए भी अनाज का उत्पादन 50 के दशक में नहीं कर पाते थे, आज हमारे पास सरप्लस उत्पादन है। अगर आप सब्जियों की बात करते हैं, तो सब्जियों का उत्पादन हमारे पास 185.88 मिलियन टन है, जबकि एक रिसर्च के मुताबिक अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक भारत में 180 मिलियन टन, जबकि 2050 तक 290 मिलियन टन सब्जियों की जरूरत पड़ेगी। इस हिसाब से अगर हम देखें तो 2030 में जो हमारा 180 टन की आवश्यकता है, मिलियन टन की, वो 185 तो अभी हमारे पास है। तो इसके हिसाब से 2030 तक के हिसाब से हम सब्जियों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हैं। अब अगर हम देखें कि 2050 में हमें कितने खाद्यान्न की उत्पादन पड़ेगी, तो वर्ष 2050 तक लगभग 333 मीट्रिक टन अनाज उत्पादन की संभावित आवश्यकता है। तो हम ये देखते हैं कि हमें 2050 तक या 2030 तक जो हमारी आबादी है, उसको अनाज भी मिलता रहे। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी प्रमुख समस्या क्या है? पहली समस्या तो हमारी उत्पादन की है, उस पे हमने आपको आंकड़े दिखाए और वो आंकड़े बहुत अच्छे हैं, हकीकत भी है, वही आंकड़े हैं, वही हकीकत है। दूसरी समस्या है कि बाजार की समस्या है किसान भाइयों के लिए। बाजार उनको होना चाहिए मार्केट, और दूसरी उनकी उपज का जो लाभकारी मूल्य है वो मिलना चाहिए। अभी तक जो मूल्य की बात होती है, एक तो उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है, दूसरा जो एपीएमसी जिनको मंडी समिति कहते हैं, उनके माध्यम से किसान अपनी उपज बेचते हैं, तो वहां भी उनको मूल्य तो मिलता है, लेकिन लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है। शायद यही कारण है कि आए दिन हम अखबारों में, समाचार माध्यमों में ये देखते हैं कि कहीं पर किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कहीं पर सूखे की परिस्थितियों के कारण उनका नुकसान हो रहा है। इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकारों ने समय समय पर कुछ कानून लाए, कुछ प्राविधान किए, और उनका देखा कि उनका क्या इस पर प्रभाव पड़ रहा है, खेती पर, किसानी पर, किसानों पर। तो उसके हिसाब से तमाम कानून आए। ऐसा नहीं है कि कोई कानून आजादी के बाद से नहीं आया। 50 और 60 के दशक की बात करें तो उस समय कभी उत्पादन बढ़ जाता था, कभी कम हो जाता था, किसान बहुत परेशान रहते थे। हमें पता है कि जब उत्पादन बढ़ जाता है तो कीमतें घट जाती हैं। जब फसल हार्वेस्ट होती है उस समय भी उत्पादन बढ़ा रहता है, इसलिए उनकी कीमत कम मिलती है। तो फूड मैनेजमेंट का कोई उस समय बहुत अच्छा इंतजाम हमारे पास नहीं था, सरकारों के पास सरकार का कोई कंट्रोल भी नहीं था। तो इसके लिए 1964 में शास्त्री जी जब देश के प्रधानमंत्री हुए, तो उन्होंने एल के झा के नेतृत्व में फूड ग्रेन्स प्राइस कमेटी बनाई। एल के झा एक उनके बहुत ही विश्वस्त प्रशासनिक अधिकारी थे, तो उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनी, और उस कमेटी की रिकमेंडेशन पर 1965 में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम एफसीआई के नाम से जानते हैं, भारतीय खाद्य निगम, और एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन, ऐसे दो वो बने, एजेंसी बनी उस कमेटी के रिकमेंडेशन पर। अब इन दोनों संस्थाओं का काम क्या था? अब एफसीआई आप जानते हैं कि वो सरकारी दर पर जो एमएसपी होती है, उस पर खाद्यान्न को खरीदती है। खरीदने के बाद उसे पीडीएस के माध्यम से, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान जो होती है, उनके माध्यम से जो बहुत ही जरूरतमंद लोग होते हैं उन तक पहुंचाती है। और दूसरा जो एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन है, वो एमएसपी की कीमत को निर्धारित करता है, क्योंकि ये हर रबी और खरीफ के पहले एमएसपी की कीमत निर्धारित होती है, तो उसके लिए वो मैकेनिज्म तैयार करती है। अब आपको पता है कि इस समय देश में हमारे लगभग 5 लाख उचित मूल्य की दुकानें हैं, जिनके माध्यम से लोगों को बहुत ही हाईली सब्सिडाइज्ड रेट पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है सरकारों द्वारा। और ये जो हमारा एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन था, इसको 1985 में सरकार ने बदलकर एग्रीकल्चरल कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, सीएसीपी इसका नाम रख दिया। वही कमीशन था, उसका काम भी यही था, और उसमें थोड़ा सा सुधार करते हुए 1985 में ये परिवर्तन कर दिया। और 1960-70 के दशक में एक और परिवर्तन किया सरकार ने कि किसान की फसल का उचित मूल्य मिले, इसके लिए एक तो एमएसपी लागू किया, दूसरा एपीएमसी एक्ट लागू किया, जिसे आम भाषा में किसान मंडी समिति कहते हैं। मंडी समिति भी लागू की गई कि उससे सरकार का ये अभिप्राय था कि अगर हम किसान को विकल्प दे देंगे, एमएसपी के अलावा दे देंगे विकल्प, तो उसे और अच्छा कीमत मिलेगा। क्योंकि एमएसपी तो एक न्यूनतम समर्थन मूल्य है, सरकार एक तरीके से प्रोत्साहन राशि देती है किसान को कि वो अपनी खेती को आगे बढ़ाए। अगर उसको मूल्य में अस्थिरता है, वोल्टिलिटी है, तो उसको नुकसान ना हो किसान को।
इसके लिए सरकार ने ये विकल्प रखा, लेकिन किसान को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य चाहिए, ना कि उसको समर्थन का थोड़ा बहुत मूल्य चाहिए। तो सरकार ने एपीएमसी एक्ट के माध्यम से एक प्रयास किया कि किसान भाइयों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य मिले। तो 60-70 के दशक में ये प्रक्रिया शुरू की गई। इसके हिसाब से इस समय जो आंकड़ा है उसके हिसाब से 2777 तो मुख्य मंडी है। इसके अलावा 4843 सब मार्केट यार्ड्स हैं जो एपीएमसी कंट्रोल करती है उनको। कुल मिलाकर 7320 मंडियां इस समय हमारे देश में कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से किसान भाई अपनी उपज को बेच सकते हैं। अब इस एपीएमसी एक्ट से किसानों के शोषण को थोड़ा बहुत कम करने में सहायता जरूर मिली, लेकिन बाद में वो भी थोड़ा उसमें विकृतियां आई। कुछ ही कमीशन एजेंट्स और ट्रेडर्स के बीच में वो मंडियां संचालित होने लगी। इस तरीके से किसानों को उनका मूल्य, अच्छा मूल्य जो मिलने की उम्मीद थी सरकार को, वो ऐसा हो नहीं पाया। अब इसके बाद सरकार, किसानों की लंबे समय से मांग थी कि उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिले। एमएसपी पर जो सरकारी खरीद होती है उसका समर्थन मूल्य भी खेती की लागत को ध्यान में रखकर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए उसका मूल्य तय किया जाए तथा देश में एक राष्ट्र एक बाजार, वन नेशन वन मार्केट की व्यवस्था होनी चाहिए। ये मांग बहुत समय से किसान भाई करते आ रहे थे। अभी हम अगर एक आंकड़ा के मुताबिक देखें तो आजादी के बाद से अगर हमारे किसान भाइयों के अनाज के मूल्य में लगभग 19 गुना की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ अगर नौकरी के सेक्टर को हम देखते हैं तो उसमें 180 गुना से लेके 450 गुना अलग अलग सेक्टर में, अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो उसमें थोड़ा ज्यादा वृद्धि हुई है, कुछ क्षेत्रों में कम हुई है, तो 180 से 450 गुना तक की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अगर किसानों की उपज को देखें तो 19 गुना की ही बढ़ोतरी हुई है। इस लिहाज से ये बहुत ही कम है आंकड़ा, और ये दिखता भी है कि किसान की आर्थिक स्थिति हम सबसे छुपी नहीं है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए जब 1990 में विश्व में उदारीकरण का दौर शुरू हुआ, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का दौर आया, तो सभी देशों ने, लगभग सभी देशों ने दुनिया के, उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत अपने को, विश्व व्यापार संगठन जो है उसके तहत उन्होंने व्यापार करने का निर्णय लिया और ओपन इकोनॉमी को अडॉप्ट किया गया, खुली अर्थव्यवस्था को दिया। लेकिन हमारे कृषि क्षेत्र में ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि हमारे कृषि में जो नियम कानून थे उसमें इतना कैपिंग थी, इतना रेस्ट्रिक्शंस थे कि उसे ओपन मार्केट के लिए हमने उदारीकरण का और क्षेत्रों में तो प्रयोग किया, लेकिन कृषि के लिए उसको नहीं खोला। यही कारण है कि जब 94-95 के बाद देश में पूरी तरीके से उदारीकरण लागू हो गया, तमाम सेक्टर्स को उसका लाभ मिला, लेकिन खेती का क्षेत्र आज भी उदारीकरण के लाभ से वंचित है। तो इन सब बातों को देखते हुए 2003 में जब श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो उन्होंने एपीएमसी एक्ट में थोड़ा संशोधन करके एक मॉडल एपीएमसी एक्ट लाया गया उनके द्वारा, और उसमें किसानों को थोड़ा सा लिबर्टी दी गई और उसको संशोधित करते हुए तमाम उसमें सुधार किए गए ताकि हमें उसको, किसानों को उसका उचित लाभ मिले। लेकिन उसका भी बहुत फायदा नहीं हुआ क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा सुधार कर रहे थे। अब उस मॉडल एपीएमसी एक्ट के बाद में 2016 में सरकार ई नाम लेके आई, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जो सभी देश की सभी मंडियों को ऑनलाइन किया गया कि उसके माध्यम से किसान अपनी उपज का मूल्य देख सकेंगे कि किस मंडी में कितना उपज है। तो ई नाम शुरू किया गया। हालांकि उसका लाभ अब इस नए कानून के लागू होने के बाद हम लोगों को मिलेगा, उस समय तो इसका लाभ नहीं मिला जैसा होना चाहिए, क्योंकि तुरंत कोई चीज नहीं अस्तित्व में आने के बाद थोड़ा समय लगता है उसको, मैकेनिज्म को डेवलप होने में। तो अभी वो व्यवस्था 2016 में शुरू हुई है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमने या सरकारों ने क्या किया कि किसान की जो मुख्य समस्या दूसरी वाली थी, इसके लिए फौरी तौर पर राहत के लिए, ऐसे जैसे किसी को बुखार हो जाए तो उसको आप पैरासीटामॉल की टेबलेट दे दीजिए, लेकिन ये ना देखिए कि बुखार क्यों हुआ है, उसका जड़ से जो रोग है उसका समाधान करने के बारे में प्रयास न करके उसको फौरी तौर पर राहत दिया गया। पैरासीटामॉल जैसी एक टेबलेट दे के उसको उस समय तो राहत मिल गई, लेकिन आगे चल के ये देखा गया कि किसान जहां का तहां रह गया है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए कृषि उत्पादों का उचित एवं लाभकारी मूल्य, मतलब उसको प्रॉफिटेबल प्राइस चाहिए, ये नहीं कि उसको थोड़ा काम भर के लिए मूल्य नहीं चाहिए,
तो सरकार ने अभी हाल में, जैसा कि राजीव जी ने बताया, कि 3 कानून लेके आई, जिसमें से 2 अधिनियम जो है नए हैं और एक अधिनियम 1955 में जो बना हुआ था उसी को संशोधित किया गया है। तो उसमें से एक पहला अधिनियम जो सरकार लेके आई उसका नाम है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। क्योंकि ये अधिनियम 2020 में है, जिस साल में अधिनियम आते हैं कानून, उसका नाम आगे उस वर्ष का नाम रख दिया जाता है। इस प्रकार से आप देखते हैं कि इसका नाम जब पढ़ेंगे, कृषक उपज क्या हो गया? जो हमारा किसानों का प्रोड्यूस है, अनाज है, फल है, सब्जी है, उसका व्यापार और वाणिज्य। कॉमर्स एंड ट्रेड, उसको क्या करना है? संवर्धन करना है, उसको प्रमोट करना है, प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन, और उसको सरल बनाना है। इस उद्देश्य से पहला अधिनियम एग्जिस्ट कर रहा है। अब इस अधिनियम में इसके मुख्य बातें क्या हैं? इस अधिनियम में ये बताया गया है कि बिना किसी शुल्क के कोई किसान से फीस नहीं ली जाएगी, पूरे देश में उसको उपज बेचने की अपनी छूट होगी। वो एक राज्य के अंदर भी बेच सकता है और एक राज्य से दूसरे राज्य में भी अपनी उपज को बेच सकता है। नंबर 1। दूसरी बात उसे ये बताई गई है इस अधिनियम में कि हर मंडी का रेट जो है, उसका भाव, उसे प्रत्येक सुबह अपने मोबाइल फोन पर मिल जाएगा और उसके माध्यम से उसे पता चल सकेगा कि देश की किस मंडी में किस अनाज या किस कृषि उपज का कितना मूल्य किसी विशेष दिन में चल रहा है। और इसके अतिरिक्त उसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं, जिसकी खरीद सरकार करती है, उसकी भी सुविधा उसको मिलेगी, जो एफसीआई के माध्यम से चल रही है। दूसरी सुविधा उसे मिलेगी कि एपीएमसी जो मंडियां चल रही हैं, उनके माध्यम से भी वो अपनी उपज को बेच सकता है। और तीसरी सुविधा मिलेगी कि वो एक खुले बाजार में अपनी उपज को बेच सकता है। जब ये नियम लागू हो जाएगा, उदारीकरण के हिसाब से हम अपने कृषि उसको क्षेत्र को खोल देंगे, अर्थव्यवस्था को, तो और लोग भी इसमें निवेश के लिए आएंगे और उसका लाभ हमारे किसान भाइयों को निश्चित रूप से मिलेगा। इसके अलावा जो एफपीओज बनेंगे, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, किसान उत्पादक संघ बनेंगे, वो भी किसानों से उनकी उपज को खरीद सकते हैं। वो किसान के द्वारा ही बनाया जाएगा, उसको कोई व्यापारी नहीं बनाएगा एफपीओ, और वो किसानों का एक संघ रहेगा, क्लस्टर्स रहेगा, छोटे छोटे किसान मिलके उसको बनाएंगे। इस प्रकार से आप देखें तो ये इसकी मुख्य बातें हैं। अब इसमें छोटे किसान जो है वो अपनी उपज को एफपीओ को बेच सकते हैं या फिर सीधे मंडी को दे सकते हैं। अभी सरकार ने शुरू में 10,000 एफपीओ बनाने की घोषणा की है और जिनकी संख्या बाद में बढ़ाई जाएगी। इसके लिए सरकार ने बाकायदा 6,850 करोड़ रुपए का फंड भी उन्होंने जनरेट कर दिया है उसके लिए, कि उसके माध्यम से एफपीओ बनाई जाएंगी जो परचेज करेंगी, और जिनके माध्यम से खरीद भी होगी और बिक्री भी होगी, दोनों काम एफपीओ का रहेगा। अब आप ये सोचिए कि ये जो है किसान को एक राज्य से दूसरे राज्य के भीतर छूट दे रहे हैं, उस पे कोई शुल्क नहीं लग रहा है, किसान को उसकी उपज का रेट पता चल जा रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब इसमें ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा व्यापारी आएंगे, तो किसान को उसका लाभ मिलेगा। ठीक वैसे ही जैसे मान लीजिए हम ऊन के लिए लुधियाना शहर, मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर मशहूर है, वहां पर तमाम दुकानें हैं, तो जितनी ज्यादा दुकानें होती हैं, व्यक्ति वहां खरीदारी के लिए जाता है, उसे लगता है कि वहां ज्यादा दुकान है तो ऑप्शन ज्यादा मिलेगा। उससे एक तो दुकानदारों को ग्राहक इकट्ठा मिल जाते हैं, दूसरे ग्राहक के लिए क्या होता है, ज्यादा दुकान रहने से उसको खरीदारी में एक तो सामान अच्छा मिल जाता है, दूसरे उसको रियायत भी मिलती है, छूट भी मिल जाती है। इसी प्रकार जब हमारे किसानों के कृषि क्षेत्र में ज्यादातर निवेशक इसमें आएंगे, तो किसान भाइयों को भी फायदा होगा और उन हमारे ट्रेडर्स को भी फायदा होगा जो कई चैनल्स के माध्यम से प्रोड्यूस को खरीदते हैं। क्योंकि किसान डायरेक्ट तो एंड टर्मिनेशन पॉइंट तक नहीं देता है, जो टर्मिनल पॉइंट है वहां तक जाते जाते किसान की उपज का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि ना तो उसका लाभ किसान को मिलता है और ना ही व्यापारी को मिलता है। जो बीच के व्यापारी होते हैं, जो ना व्यापारी हैं ना किसान हैं, वो उसका जरूरत से ज्यादा लाभ लेते हैं। उनको लाभ लेना चाहिए लेकिन एक सीमित मात्रा में लेना चाहिए। इस प्रकार से अगर आप देखें तो ये जो अधिनियम है, इन सब चीजों में किसान के लिए ही फायदेमंद है। ये 8 पेज का अधिनियम
किसान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसे आप पढ़ भी सकते हैं और उसके मुख्य मुख्य बिंदुओं को हम यहाँ आपके सामने बता भी रहे हैं, उसको पढ़ने के बाद ही बता रहे हैं। तो इस तरीके से किसानों का ये अधिनियम बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन इसमें बहुत ही भ्रम और आशंकाएं भी हैं। अब ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, जब भी कोई नई चीज आती है, कोई नया कानून आता है, तो उसमें भ्रम और आशंका होना लाजमी है, क्योंकि उसको कोई पूरा पढ़ता नहीं है, इसको एक्सपर्ट ही पढ़ते हैं। किसान तो पूरा पढ़ता नहीं है, वो सोचता है कि बस जो उसको किसी ने बता दिया मोटे तौर पर उसी को वो मान लेता है। अभी जैसे 80 के दशक में आपने देखा होगा कि जब कंप्यूटर क्रांति देश में आई, तब भी एक भ्रम फैलाया गया था कि कंप्यूटर आने से रोजगार समाप्त हो जाएंगे, लोगों को रोजगार की कमी हो जाएगी, जो काम 5 लोग करते हैं उसका एक ही लोग 5 लोगों का काम एक कंप्यूटर कर देगा। इस तरीके से 4 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन आपने देखा कि आने वाले समय में कंप्यूटर कैसे लोगों की जरूरत बनी। उस समय आशंका थी, आम और खास सभी यही कह रहे थे, कंप्यूटर बेकार है, इसको नहीं लाना चाहिए। लेकिन जब कंप्यूटर आ गया तो आज आप देखिए हम वेबिनार कर रहे हैं, ये भी कंप्यूटर का कमाल है। ऐप जो होता है वो मोबाइल एप्लीकेशन है, ऐप एप्लीकेशन का शॉर्ट फॉर्म है, वो भी कंप्यूटर एप्लीकेशन है, वो भी आप देखिए कंप्यूटर का कमाल है। हर नौकरी में मांगा जाता है कि उसको कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होना चाहिए। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कोई कोई भ्रम जो होता है वो सही नहीं होता है हमेशा, क्योंकि हमारी आदत है हम नकारात्मक पहले सोचते हैं, सकारात्मक पक्ष उसका बाद में सोचते हैं। ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया। ठीक इसी प्रकार से अब ये जो हमारा कानून आया, इसमें पहला सबसे बड़ा भ्रम है, लोगों का ये भ्रम है कि एमएसपी को खत्म कर दिया जाएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 10 सितंबर 2013 को देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ है, जो संसद द्वारा बाकायदा बहस के बाद पास किया गया एक कानून है, जिसके मुताबिक देश के सभी नागरिकों को खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार कटिबद्ध है, जो समस्त नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्ता वाले भोजन की पहुंच सुनिश्चित करने की गारंटी देता है। इस अधिनियम के लागू रहते एमएसपी कैसे खत्म होगी? अब आपको ये पता है कि देश में इस समय करीब 6.5 करोड़ बीपीएल परिवार हैं, इतने लोग नहीं, इतने परिवार हैं। और दिसंबर 2000 से अंत्योदय अन्न योजना के दायरे को बढ़ाकर अब 2.5 करोड़ परिवार तक कर दिया गया है। 2.5 करोड़ परिवारों को 35 किलो अनाज बहुत ही हाईली सब्सिडाइज्ड रेट पर सरकार द्वारा दिया जा रहा है। अब 6.5 करोड़ परिवार जो बीपीएल में हैं, उनको पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जो ये अनाज बांटा जा रहा है, इसकी खरीद सरकार एमएसपी के द्वारा ही करेगी। ये सरकार ही खरीदेगी जो एफसीआई जैसे खरीद रही है। ये सोचने वाली बात है कि अगर एक कानून नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू है देश में, तो एमएसपी कैसे खत्म हो जाएगी? ये तो बहुत ही मतलब एक सरल बात है जिसको कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। तो ये भ्रम जो है ये तो बहुत ही निराधार है, इसका कोई निर्मूल भ्रम है। एमएसपी तो खत्म ही नहीं हो सकती है, क्योंकि या तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आप खत्म कर दीजिए, और वो अभी 2013 में लागू हुआ है, उसको तो 5-7 साल लागू हुए हुआ है। और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ गरीबी क्या खत्म हो गई क्या? क्या अनाज बांटना हम खत्म कर देंगे क्या? नहीं, तो वो एमएसपी लागू रहेगी। दूसरा जो है, एमएसपी से कम दाम पर लोगों का एक ये तर्क आता है, जो थोड़ा उनको उतना नॉलेज नहीं रहता बेचारों को, तो वो ये अपना आशंका जताते हैं कि एमएसपी से अगर कम दाम पर कोई चीज खरीद रहा है तो उसको जेल कर दो, जुर्माना कर दो। मतलब एमएसपी एक निर्धारण ये कर दिया जाए कि भाई एमएसपी से कम पर कोई नहीं खरीद सकेगा। भाई किसी चीज के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो उसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष सोचना चाहिए। अब ये जो बाजार की व्यवस्था ओपन की जा रही, इसके पीछे सरकार का तर्क क्या है? सरकार का ये तर्क है कि भाई किसान को लाभकारी मूल्य मिले। अब लाभकारी मूल्य ये होता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा मूल्य मिले, जो उसकी लागत है उसका अधिकतर मूल्य मिले, तभी तो किसान समृद्ध होगा। अब जब आप उसको एक न्यूनतम मूल्य, जो समर्थन मूल्य है, उसको न्यूनतम मूल्य लागू कर देंगे, तो ज्यादातर व्यापारी उसकी आड़ में किसानों से उसी मूल्य पर खरीदेंगे। किसान को लग रहा है कि वही समर्थन मूल्य ही हमारा सबसे बड़ा मूल्य है। अरे भाई, आपका अनाज ही थोड़े है, फल है, सब्जी है, तमाम रॉ मटेरियल है, मिल्क है, तो हर चीज में जो चीजें लागू होती हैं एक समान लागू होगी। तो आप क्यों न्यूनतम की बात कर रहे हैं? आप अधिकतम की बात क्यों नहीं करते हैं?
हम सरकार आपको ज्यादा फायदा देना चाहती है, आपको समृद्ध बनाना चाहती है। एग्रीकल्चर सेक्टर भी एक ऐसा सेक्टर बने, जैसे नौकरियों में लोग बड़ा मजा उठा रहे हैं, हमारा अन्नदाता क्यों हमेशा गरीब बना रहे, क्यों जरूरतमंद बना रहे? भाई अन्नदाता को ये बात सोचना चाहिए। सरकार तो सोच रही है, उस कानून लेके आई है, तो इसके लिए सरकार सोच रही है कि अगर हम न्यूनतम कानून को उसमें कानून के दायरे में ला देंगे तो उसका बेजा इस्तेमाल व्यापारी उठाएंगे। दूसरी चीज सोचिए, आप और किसानों के बारे में सोचिए। जिन मान लीजिए किसी किसान भाई का अनाज भीग गया, या किसी ने स्टोरेज किया और उसका अच्छा स्टोरेज नहीं हुआ, उसमें घुन लग गया, दीमक लग गई, कुछ ऐसा उसमें उसका खराब हो गया, क्वालिटी थोड़ा खराब हो गई। अब बताइए, आप न्यूनतम मूल्य लागू कर दिए, कौन व्यापारी उसका खरीदेगा? किसी खराब चीज को तो कोई अच्छे मूल्य पे नहीं खरीदेगा ना। तो ऐसे व्यापारियों के ऐसे किसानों के बारे में भी तो हमें सोचना चाहिए कि हम अगर कानून ला देंगे तो उस कानून की आड़ में किसान जो है उनके ऊपर केस कर सकता है, तो उसका नुकसान हो जाएगा, उसका तो फेंका जाएगा सामान, गुणवत्ता अगर नहीं है उसकी तो फेंक जाएगा। तो इसलिए एमएसपी से इसको नियम में लागू करना ये तर्कसंगत चीज नहीं है। ये ना तो किसान के हित में है और ना तो ही किसी भी तरीके से किसान के हित में नहीं है, व्यापारियों के हित में है ये। इसलिए इसको किसान भाइयों को ये बात समझना चाहिए कि एमएसपी की व्यवस्था खत्म नहीं होने जा रही है। एमएसपी को न्यूनतम करने का कोई औचित्य नहीं है, जैसा कि हमने बताया। और इसके अलावा एक और भ्रम ये फैलाया जा रहा है कि किसान से सरकार उनकी मंडियों को छीनकर कारपोरेट सेक्टर के हाथ में दे देगी। अब ये बड़ा अजीब तर्क है। भाई आप सोचिए कि जब ये इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, तो मंडियां तो और मजबूत होंगी। जब कंपटीशन बढ़ेगा तो वो भी तो अपनी व्यवस्था बढ़ाएंगी। जहां किसान जाता है उसको बैठने की जगह नहीं मिलती, तो मंडी क्या करेंगी, उसके बैठने के लिए लाउंज बनाएंगी, पानी पीने के लिए बढ़िया वाटर कूलर लगाएंगी, उसको अच्छा दाम देने की व्यवस्था करेंगी। नहीं तो उनको यह है कि वो दूसरी जगह जाके बेच देगा। इससे तो कंपटीशन बढ़ेगा। जैसे दुकान पर आप देखते हैं, दुकान वाले क्या करते हैं भाई, वो सुविधाएं बढ़ाते हैं ना कि ग्राहक ज्यादा से ज्यादा आए, तो किसान तो उनके लिए ग्राहक रहेगा। तो मंडियां और अच्छी व्यवस्था बनाएंगी और सुदृढ़ होंगी, कमजोर कैसे होगी? ये महज एक भ्रम है जो कुछ लोगों द्वारा फैलाया जा रहा है, क्योंकि जो नहीं चाहते हैं कि किसान समृद्ध बने, उनको लगता है कि किसान हमारा वोट बैंक है, इसको गरीब बना रहने दें। कुछ संगठन है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ दल भी हो सकते हैं, वो पॉलिटिकल इशू है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। मैं सिर्फ वैज्ञानिक तथ्यों पर बात करूंगा, लेकिन किसान भाइयों को ये विषय समझना चाहिए। इसके अलावा आप ये भी कहा जाता है कि कानून जो बना है वो कुछ पूंजीपतियों के लिए बना है। अब आप नेशनल सर्वे स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका एनएसओ जिसको कहते हैं, 2019 का आंकड़ा देखेंगे तो उसके हिसाब से देश की 44.2% आबादी जो है वर्कफोर्स, वो कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। और हम सभी जानते हैं कि देश की लगभग 70% आबादी, 2/3 आबादी गांव में निवास करती है और उनका प्रमुख व्यवसाय क्या है? कृषि है। तो अब आप सोच सकते हैं कि सरकार कोई कानून कैसे बनाती है। उस जिस विषय में कानून बना रही है उससे संबंधित एक्सपर्ट जो होते हैं और उस विषय के स्टेक होल्डर्स जो होते हैं, जो उनका लाभ जिनको मिलने जा रहा है, देश की वर्तमान तथा भविष्य परिस्थितियों का आकलन करके और ज्यादा से ज्यादा एक्सपर्ट और स्टेक होल्डर्स की राय को लेते हुए अपना वो कानून बनाती है। अब आप सोचिए कि अगर कोई कानून सरकार बनाएगी तो वो ज्यादातर लोगों को ध्यान में रख के बनाएगी कि कम लोगों को ध्यान में रख के बनाएगी। इस हिसाब से अगर आप देखें तो ये कानून जो है वो सिर्फ किसान को ध्यान में रख के बनाया गया है। जैसा कि आप अगर इसके एक्ट में पढ़ेंगे तो उसमें हर क्लाज में लिखा हुआ है कि किसान को ही वो पहले उसके हितों को संरक्षित किया गया है। अभी हम लोगों ने एग्रीविजन ने एक वेबिनार भी इस विषय पर किया था, जिसमें डॉक्टर प्रमोद जोशी जी, जो बहुत ही एशिया, साउथ एशिया के बहुत रिनाउंड पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, वो साउथ एशिया इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो इफ्री जिसे कहते हैं उसके डायरेक्टर भी रह चुके हैं। इसके अलावा एक कृषि अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर आर.एस. कुंडीर साहब, जो इंटरनेशनल एग्री बिजनेस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट आनंद गुजरात में कार्यरत हैं। ऐसे लोगों से भी इस पे चर्चा की गई जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स और पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, जो तमाम सरकारों को अपनी राय देते रहते हैं। इन लोगों ने भी बताया कि सरकार जब कोई कानून बनाती है तो ज्यादा बड़ी आबादी और उसके ज्यादा हितधारक जो होते हैं उनको ध्यान में रख के बनाया जाता है। इसी प्रकार इस कानून को भी बनाया गया है। तो ये निर्मूल आशंका है, ये भ्रम ऐसा जो फैलाया जा रहा है। इसके तीसरा ये है, लोगों का ये कहना है कि किसान जो है
वो बड़े बड़े कारोबारियों से अपनी उपज को जब बेचेगा तो मोल भाव कैसे करेगा? भाई छोटे किसान मोल भाव कैसे करेंगे? मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जब भी कोई कानून बनता है तो उसकी मोटी मोटी बातें अधिनियम एक्ट में आती हैं। उसका मैकेनिज्म डेवलप करने के लिए बाकायदा एक कमेटी बनाई जाती है। इसी प्रकार सरकार इसका मैकेनिज्म डेवलप करने के लिए सरकार एक कमेटी बना रही है, जिसमें एक मोबाइल ऐप डेवलप किया जाएगा। वो मोबाइल ऐप जैसे आप व्हाट्सएप चलाते हैं, बहुत सिंपल रहेगा, वो बहुत ज़्यादा जटिल नहीं रहेगा। जैसे व्हाट्सएप कोई भी कम पढ़ा लिखा किसान भी चला सकता है, ऐसे ही एक ऐप रहेगा। उस ऐप को आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए। उस पर प्रतिदिन की मंडी का भाव आ जाएगा, सुबह आप उस पर देख सकते हैं और आपको मोल भाव करने की जरूरत नहीं। जैसे आप सोना चांदी या कोई चीज खरीदते हैं तो देखते हैं कि अखबारों में उसका रेट आ जाता है। आप किसी से पूछिए सोना क्या भाव चल रहा है, वो बता देगा। ऐसे ही मंडी में अनाज का भाव, दूध का भाव, फल का भाव, सब्जी का भाव, सब चीज आ जाएगी। आप किसान देख लेगा, उसको आइडिया हो जाएगा कि इस मंडी में कितना चल रहा है। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि किसान उसको लेके कैसे जाएगा, वो मंडी तक तो ले ही नहीं जा पाता है, इतनी दूर दूसरे राज्य में। आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग करनी है, आपको कहीं ले नहीं जाना है। आपको ऑनलाइन जो एफपीओज हैं, एफपीओज से कांटेक्ट करेंगे जो ट्रेडर्स हैं, जो व्यापारी हैं, और उन एफपीओज के माध्यम से आपका सामान वहीं का वहीं बिक जाएगा। किसान को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वो उसके घर से बिकेगा। ये बात बहुत क्लियरली समझनी चाहिए किसान को। इसके अलावा एक अभी आपने देखा होगा कि लॉकडाउन पीरियड में सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का स्ट्रक्चरल रिफॉर्म फंड के लिए राशि अवमुक्त की है, ये व्यवस्था की गई है। तो ये 1 लाख करोड़ रुपए इन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में खर्च होने जा रहा है। ये आप लोग क्लियर समझ लीजिए, उसके लिए सरकार ने पहले ही व्यवस्था कर दी गई है। इसके अलावा इस अध्यादेश की धारा 4 में यह भी कहा गया है कि किसान को पैसा तुरंत देना होगा या 3 दिन के बाद, 3 दिन के अंदर उसको भुगतान करना होगा। अब आप लोगों को ये समझना चाहिए कि कुछ लोगों का ये भ्रम है, कुछ उनकी आशंका है कि किसान को अगर पैसा नहीं मिलेगा तो मान लीजिए किसी ने मुंबई की मार्केट में बेचा या नासिक की मंडी में बेचा तो वो नासिक जाएगा मुकदमा करने? जी नहीं। किसान जहाँ का किसान है वहाँ की स्थानीय एसडीएम के यहाँ या वहाँ के जो उसका एसडीएम का क्षेत्राधिकार है, तहसील है, वहाँ उसको शिकायत करनी है। उसको दूसरे व्यापारी के क्षेत्र से नहीं मतलब है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्राविधान किया गया है एक्ट में। ये आशंका बिल्कुल निर्मूल है। किसान को सिर्फ वहीं पर शिकायत करनी है जहाँ पर वो निवास करता है। अब डिस्प्यूट जो होगा उसके लिए भी बहुत क्लियर कट इसमें मेंशन किया गया है अधिनियम में। देखिए, विवाद से बचने के लिए बहुत सरल तरीका अपनाया गया है, कोई बहुत क्लिष्ट नहीं है। अदालतों का दरवाजा नहीं खटखटाना है किसान को। उसके लिए 3 लेयर की व्यवस्था की गई है। पहली लेयर है कि उसको समझौता माध्यम से उसको अपना विषय जो है सॉल्व करने के लिए एक मौका दिया जाएगा। 30 दिन के अंदर वो किसान खुद या उसका कोई रिश्तेदार या उसका कोई व्यक्ति जो भी जानकार आदमी है उस समझौता बोर्ड के सामने प्रस्तुत होगा। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद उसमें समझौता किया जाएगा कि भाई क्या मामला है, उसकी समस्या क्या है, उसका निपटान उस समझौता बोर्ड से हो जाएगा। यदि मान लीजिए 30 दिन में उसका निपटान नहीं होता है तो अगले 30 दिन में वो एसडीएम के माध्यम से अपने विवाद का निपटारा करेगा। एसडीएम को पावर दी गई है कि वो व्यापारी पर 25,000 से लेके 5 लाख रुपए तक का जुर्माना कर सकता है। ये उसको स्पष्ट पावर है। यदि 30 दिन में एसडीएम के यहाँ से भी उसका निपटान नहीं होता है तो डीएम या एडीएम, जो भी डीएम नामित करेगा अधिकारी, उसके यहाँ इसका निपटान होना है। और सबकी समय सीमा है। ये नहीं है कि आप उसको लंबा झुलाते रहिए 2 साल, 1 साल, 4 साल के लिए भी जो है बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। इसमें कहीं कोई शक नहीं होना चाहिए। दूसरा, किसानों की सबसे बड़ी तीसरी जो समस्या थी वो थी उसको कीमत जो मिलती है उसको अश्योर्ड प्राइस मिलनी चाहिए, उसको नियत कीमत मिलनी चाहिए। ये नहीं कि कीमत आज ये है कल वो हो गई, कभी घाटा हो गया, कभी फायदा हो गया। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि खेती जो है उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, वो बहुत ही रिस्क प्रोन है फार्मिंग, इसलिए उसका रिस्क कम हो और उसको कीमत एश्योर्ड मिले। समय पर किसान को खाद, बीज, कीटनाशक और उसको पूंजी जो चाहिए इसके लिए उसको मिलनी चाहिए। हालांकि अभी सरकार ने जो एक व्यवस्था की है। अरविंद जी। जी जी। हाँ जी सर, मेरा थोड़ा सा गुजारिश है कि आप थोड़ा सा इसको। हाँ, मैं समराइज कर रहा हूँ, बस मैं समराइज करता हूँ। हाँ जी जी जी। तो अभी किसान की इस समस्या के निवारण के लिए जैसा सरकार 6,000 रुपए वार्षिक दे रही है किसानों को,
छोटे किसानों के लिए है 2-2 हजार के 3 इंस्टॉलमेंट में, वो बहुत ही नाकाफी है। तो इस समस्या के निपटान के लिए सरकार एक दूसरा अधिनियम लेके आई, जिसका नाम है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल। हिंदी में इसे कहेंगे कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। इसके तहत एक भ्रम ये फैलाया जा रहा है, जिसे लोग लोकप्रिय भाषा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। अब इसमें लोगों को ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि किसान की जमीन पर व्यापारियों का जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, उनका कब्जा हो जाएगा। तो इस बारे में सभी लोगों को बहुत ही क्लियर हो जाना चाहिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो मूल्य का कॉन्ट्रैक्ट होगा, ना कि जमीन का कॉन्ट्रैक्ट होगा। वो किसान की उपज का मूल्य जो है वो पहले से निर्धारित किया जाएगा। अब जैसे आप एक उदाहरण के रूप में समझिए, जैसे आप अंकल चिप्स वगैरह खरीदते हैं या बिस्किट खरीदते हैं, तो अंकल चिप्स में थोड़ी सी अंकल चिप्स की कीमत 20 रुपए 25 रुपए एक पैकेट की होती है। अब आप सोचिए उसकी कीमत इतनी ज्यादा क्यों? क्योंकि किसान तो 5 रुपए में आलू बेचता है। अब वो आलू उस फैक्ट्री तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाता है कि वो 50 रुपए में हो जाता है आलू। अब उस पे इनपुट कास्ट लगा के जब उसको फैक्ट्री मालिक बाजार में लाता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। अब अगर फैक्ट्री मालिक सीधे किसान से उसका सौदा करेगा कि भाई हमारी फैक्ट्री में एक साल में इतने आलू की जरूरत है, आप इतना आलू पैदा करो, इतने किसान मिलके हम सारा आलू आपका खरीद लेंगे और हम आपको पहले से ये सुविधा दे रहे हैं, आपको बीज देंगे, खाद देंगे, सिंचाई के लिए जो पैसा चाहिए लीजिए, उसका एग्रीमेंट बाकायदा हो जाएगा, ऑन पेपर होगा। और उससे क्या होगा कि किसान को भी फायदा होगा और व्यापारी को भी कम पैसे में उसको मिल जाएगा सामान, और किसान को ज्यादा कीमत मिलेगी। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब है। इतना इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जमीन खेती तो किसान ही करेगा, सिर्फ उसके मूल्य का एश्योरेंस हो जाएगा। और ये तीसरा जो हमारा अधिनियम है, वो जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है 1955, उसमें थोड़ा संशोधन किया गया है। उसमें संशोधन ये किया गया है कि भंडारण की क्षमता का जो एक कैपिंग थी उसको सरकार ने हटा दिया है। अब उससे किसान का या व्यापारी का कोई नुकसान नहीं है, उससे आम उपभोक्ता का नुकसान है। लोग कहते हैं कीमतें बढ़ जाएंगी, जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या होता है आप देखते हैं कहीं पर दूध सड़कों पर फेंका जा रहा है, कहीं टमाटर बेकार हो रहा है, कहीं पर जो है टमाटर की शॉर्टेज है। तो ये जो समस्या है किसान की, ये समस्या उससे हल होगी। मान लीजिए कोई टमाटर केचप बनाने वाली फैक्ट्री का मालिक है, अब वो टमाटर जहां पर ज्यादा पैदा हो रहा है उन किसानों से वो समझौता कर लेगा और वहां से वो सीधे उसकी फैक्ट्री में टमाटर आ जाएगा। इस तरीके से अब मान लीजिए पहले वाला नियम था, वो टमाटर का भंडारण करता है तो उसको इंस्पेक्टर आके उस पर पेनाल्टी लगा सकता था कि भाई आपने कैसे कर लिया है भंडारण, क्योंकि सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत भंडारण पर रोक लगा रखी है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो वो भंडारण की रोक हटने से बड़े बड़े फैक्ट्री के लोग वैल्यू एडिशन करने के लिए आगे आएंगे और वो किसान का सामान अच्छे दाम पर बिकेगा। ये इसका तीसरे बिल का फायदा है, जिसको लोग दूसरी भाषा में समझा रहे हैं और किसान से शंकित हो रहा है। तो इस तरीके से अब हम तीनों बिलों के पे चर्चा के बाद ये कह सकते हैं कि किसान इतना विरोध क्यों कर रहे हैं जब ये बिल इतना फायदेमंद है। तो इसका एक ही बात है कहना कि अधिनियमों के बारे में हमारे किसान भाइयों को पूरी जानकारी नहीं है। दूसरी एक बात यह है कि किसानों को लोगों ने जैसा भ्रम पैदा कर दिया है उसकी बात में वो आ गए हैं, उस भ्रम का निवारण करना चाहिए हमें जाके। और तीसरी बात यह है कि 1793 में अंग्रेज गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने जो नियम लागू किया था उसको इस सरकार ने हटा दिया है। उसने सरकार ने ऐसा किया जो चौथी और छठी शताब्दी में व्यापार जैसा किसान करते थे, खुला व्यापार करते थे, वैसा आज कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि किसान भाइयों को जब इन असलियतों का पता चलेगा और उनको सही जानकारी होगी तो स्वतः वो इन नई पहल का स्वागत करेंगे, जो निश्चित रूप से आने वाले समय में उन्हें न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाएगी बल्कि सामाजिक व आर्थिक रूप से समृद्ध बनाते हुए दूरगामी परिणाम भी देगी। यानी कृषि सुधार अधिनियम 2020 आत्मनिर्भर किसान दूरगामी परिणाम, ऐसा मेरा मानना है। जय जवान जय किसान। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर अरविंद जी। डॉक्टर अरविंद ने बहुत अच्छे शब्दों में और सरल शब्दों में आपके सामने रखा कि इन बिल के क्या क्या फायदे हैं, और कहीं भी कोई भ्रम है तो उसको उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से क्लियर किया और पूरे भारतीय कृषि का जो इतिहास है आजादी के बाद का आपके सामने रखा। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच में श्री सौरभ जोशी जी और श्री विनीत जी ने ज्वाइन किया, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं आज के वेबिनार में। डॉक्टर परमिंदर सिंह जी का भी अभिनंदन है। अभी नेक्स्ट
जो वक्ता हैं हमारे बीच में श्री सूरज भारद्वाज जी। श्री सूरज भारद्वाज जी, आप वर्तमान में अखिल भारतीय कृषि कार्य क्षेत्र छात्र कार्य क्षेत्र याम एग्रीविजन के प्रमुख हैं। पूर्व में आप पंजाब प्रदेश मंत्री, प्रांत संगठन मंत्री के दायित्व का निर्वहन किया है। वर्ष 1997 से आप परिषद के संपर्क में हैं। 2004 से आप पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं। वर्तमान में आप भारतीय कृषि छात्र कार्य क्षेत्र एग्रीविजन इंडिया के प्रमुख हैं और आपका केंद्र जयपुर है। श्री सूरज जी ने देश के सभी कृषि विश्वविद्यालय 67 कृषि विद्यालय का भ्रमण किया और सभी छात्रों से, प्रोफेसर से, टीचर से या वहाँ के जो और भी स्टाफ है, सपोर्टिंग स्टाफ है, से इंटरेक्शन की हुई है और एक कृषि क्षेत्र के ऊपर एक अच्छा अनुभव रखते हैं कि क्या समस्याएं हैं कैंपसेस की, अध्यापक की या स्टूडेंट्स की। तो इस तरह से आज मैं इनका भी अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। अब मैं सूरज भारद्वाज जी को कहूँगी वो अपना इसमें शेयर करें। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। अभी आवाज आ रही सबको? हाँ जी सर, आज जी। तो वैसे इस कृषि अधिनियम बिल के ऊपर 2020 के ऊपर जो एक वेबिनार पंजाब एग्रीविजन और शोध कार्य द्वारा आयोजित किया गया, इसके लिए सबसे पहले सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें इस वेबिनार में मुख्य रूप से तीनों बिलों के ऊपर अपना विषय रखने वाले डॉक्टर अरविंद जी और अपने उत्तर क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन मंत्री आदरणीय श्री विक्रांत जी और विद्यार्थी परिषद पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजन जी और भी सब ज्येष्ठ कार्यकर्ता। ऐसे कई लोगों को तो मैं जानता भी हूँ और कई लोग उत्तर क्षेत्र में, सब लोगों को मैं कईयों को जानता हूँ। तो बड़े समय बाद लगभग 2-2.5 साल के बाद सबसे मिलना और इस वर्चुअल इस वेबिनार के माध्यम से मिलना हो रहा है। तो अभी दोनों भाषाओं में प्रयास करूंगा कि दोनों भाषाओं में अपने विषय को रखूं। तो पिछले लगभग हम बात करेंगे कि लगभग 1 महीने से भी ऊपर इन विषयों के ऊपर जो बातचीत चल रही है कृषि अधिनियम के ऊपर, और उसमें भी हम देखेंगे कि लगभग जब जून में जो विशेष रूप में कैबिनेट में एक ऑर्डिनेंस आता है, उस ऑर्डिनेंस में 3 बिलों के बारे में चर्चा के लिए रखा जाता है और 3 महीने से ऊपर का समय इसके ऊपर कोई भी डाउट्स और उसमें कुछ सुझाव देने हैं तो उसके लिए जो बिल रखा जाता है। और देश की पार्लियामेंट जब सितंबर में शुरू होती है तो उसमें सबसे पहले 3 बिल आते हैं। इन तीनों बिलों के बारे में एक तो फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर है, दूसरा उसके प्राइस इंश्योरेंस के ऊपर है, तीसरा इसके ऊपर काला बाजारी को रोकने के लिए उसके ऊपर है। और इन तीनों बिलों को जैसे ही आते हैं तो देश में हम देखते हैं कि एकदम से कुछ प्रांतों में, जिनमें मैं कहता हूँ कि राजस्थान का कुछ हिस्सा, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब हरियाणा में एक प्रखर आंदोलन खड़ा होता है। तो इसके पीछे की बात हम करते हैं तो डॉक्टर साहब ने भी बोला है कि ये तीनों बिल आए और एकदम से किसान सड़कों पर आए, और किसान जब सड़कों में आ रहा है तो उसमें भी हम देखते हैं कि अलग प्रकार की कुछ थॉट्स को लेकर अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां उनके मन में खड़ी करने का काम इस देश की उन प्रांतों की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ किसान संगठन और वो कुछ इसमें अलग प्रकार के देश के खिलाफ चलने वाले, मैं तो ये कहता हूँ कि जो लोग लगभग एक षड्यंत्र के माध्यम से कुछ एजेंसी जैसे सीएए का विरोध करना, टुकड़े टुकड़े गैंग के रूप में हमारे सामने आना, उसी प्रकार से किसान आंदोलन में भी ये गैंग सामने आ रहा है। लेकिन इसमें 2-3 बातें जो मैं बार बार इसमें कह रहा हूँ कि लगभग 3 जो बिल आना, और हम देश के इतिहास की तरफ देखते हैं कि बिफोर ए पार्टीशन उसमें देखेंगे खेती के और उसकी उपज के बाद सबका पेट भरने वाला किसान के हालात क्या थे, उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा वो कैसा था।
हम डॉक्टर साहब ने भी कहा कि लगभग 36 करोड़ की आबादी के साथ जब इस देश को आज़ादी मिलती है, तो इस देश में लगभग 1950 में 50 में एक कमेटी बनती है। 60 और 70 के दशक में एक एक्ट आता है जिसको हम एपीएमसी एक्ट भी कहते हैं, जिसमें किसान अपनी फसल को तो उस मंडी के रूप में मंडी में अपनी अपनी फसल को बेचने के लिए जा सकता है। ये स्वतंत्रता हमें उस समय अपने एरिया में जब प्रोड्यूस इतना था, तो उसमें मिलती है। मैं और इसमें एक बात और जोड़ता हूँ कि मैं कई बार देश में लगभग मेरा एक सौभाग्य है कि मुझे ये एक विद्यार्थी परिषद का काम करते-करते इस काम में भी विद्यार्थी परिषद ने जब आयाम शुरू किया, तो इसमें मुझे भी जोड़ा। लगभग देश में लगभग 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ और लगभग 150 के ऊपर इसके नेशनल इंस्टीट्यूट्स और उनमें लगभग अधिकांश में मेरा जाना हुआ, तो मुझे 2 बातें ध्यान में आती है कि इस देश में ये देश खेती के किस मॉडल पे काम कर रहा है। तो वो मॉडल हम सोच समझेंगे कि ये देश में जब ये 60 और 65 का दौर 60 और 70 के दशक था, तो उस समय इस देश का पेट भरने के भी लाले पड़े हुए थे। हम लोगों का पेट कैसे भर सकते हैं? तो इस देश की सरकार, इस देश का एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का डिपार्टमेंट उस समय पूरी दुनिया के आगे हाथ फैलाकर अमेरिका और इंग्लैंड के आगे हाथ फैलाकर इस देश का पेट भरने के लिए तीसरे दर्जे का अनाज लेकर तीसरे दर्जे का अनाज लेकर आता था, जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस देश को आह्वान किया कि एक दिन हम सब लोग व्रत करेंगे, तो पूरे देश में व्रत का मतलब एक साइंटिफिक रीज़न भी था और इस देश में अनाज को बचाना भी था। लेकिन उसके बाद के दशकों में हम देखेंगे तो एक हरित क्रांति करके एक नया रेवोल्यूशन खड़ा हुआ, जिसको हमने ग्रीन रेवोल्यूशन कहा। तो हमारे देश के किसानों ने, हमारे देश के एग्रीकल्चर वैज्ञानिकों ने एक अथक प्रयास से नए-नए सीड्स को, नए-नए खाद को, नए-नए भूमि की उपज बढ़े और उसमें नए-नए प्रकार के आयामों को जोड़ते हुए एक खेती करी। आज हमारे देश का सौभाग्य है कि हम 12 साल तक अपने इस देश के 35 करोड़ लोगों का पेट भर सकते हैं। कोविड के दौरान हम देखते हैं कि कोरोना के उस कालखंड में देखते हैं कि जिसमें सब साइकिल बंद हुए, इंडस्ट्री बंद हुई है, हमारा आईटी सेक्टर बंद हुआ है, हमारा स्वास्थ्य सेक्टर बंद हुआ है, हमारा मार्केट बंद हुआ है, हमारा हर तरह का एक प्रकार से देश का रुकना हमने कभी सोचा नहीं हुआ कि ट्रेन रुक जाएगी, हमने कभी सोचा नहीं हुआ कि बस रुक जाएगी, हमने कभी सोचा नहीं हुआ कि आदमी अपने डर के कारण अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। इतने बड़े कर्फ्यू लगते हैं, कुछ लगते हैं, लोग बाहर निकलते हैं फिर भी। लेकिन एक लगभग 3 महीने घर से बाहर ना निकलना और सारे साइकिलों का रुकना, लेकिन एक साइकिल चलता रहा, वो था खेती का साइकिल, वो था किसानों का साइकिल, वो था डेयरी फार्मिंग का साइकिल, वो साइकिल एक चलता रहा। हम कह सकते हैं कि इस देश की वास्तविकता, इस देश की आत्मा गाँव में, गाँव की आत्मा किसान में, किसान की आत्मा मिट्टी में बसती है, जो हमारा पेट भरता है। आज वास्तविक स्थिति में जब देश आज़ाद होता है, तो उसके बाद देश की आज़ादी के 70 साल बाद भी किसान किसान की स्थिति क्या है? किसान किस प्रकार का है? कृषक को किस रूप में देखते हैं? तो वो हमारे सामने है कि इस देश में किसान एक रोल मॉडल की तरह नहीं, एक किसान एक कर्ज युक्त रोल मॉडल की तरह पेश किया गया और वास्तव में वो रोल मॉडल इसलिए किया गया कि लोगों का ध्यान इस देश की कृषि पद्धति से, एग्रीकल्चर सिस्टम से हटाकर वो उनका जो वो निर्भर हों विदेशों से ग्रेन लाने के लिए। उस प्रकार का किसी किसान को कर्ज युक्त करने का प्रयास इस देश में 70 सालों में होता रहा है। और उसके बाद फिर मैं बात हम करते हैं पंजाब के संदर्भ में बात करते हैं, तो पंजाब का किसान बहुत समृद्ध है। बात हम तीनों एक्टों की करते हैं, तो तीनों एक्टों में पहला एक्ट उपज का है, प्रोडक्शन में भी आगे बात करते हैं, ट्रेड और कॉमर्स का है कि हम अपने सामान को, हम अपने ग्रेन को देश में कहीं भी बात बेच सकते हैं। वन नेशन वन मार्केट की बात इतने लंबे समय से देश के किसान कर रहे थे। स्वामीनाथन आयोग की लगभग 206 मांगे थी, जिसमें से 201 मांगे इन तीनों बिलों में समाहित की गई है कि हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर एक इंडस्ट्री के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत हो। हमारी 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 फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पूरी दुनिया के सामने चले। आज इज़राइल मॉडल की कृषि में बात हो रही है, तो भारत के मॉडल की भी बात होनी चाहिए। इन सब प्रयासों के लिए ये तीनों बिल हैं।
लेकिन किसान की दशा कैसी होगी उसके बारे में सोचना होगा। वो किसान कैसा होगा जिसको हमने बना दिया असहाय, कर्जयुक्त, दिखने में भद्दा, जिसके पास कोई ना जाए। ये वास्तव में किसान था? नहीं, हमारे देश का किसान ऐसा नहीं था। हमारे देश का किसान समन्वित कृषि करने वाला था, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर करने वाला था। वो हम देखेंगे वो कैसे था कि आप देखिए कि पिछले लगभग हरित क्रांति आने से पहले, हरित क्रांति के बाद हमारे किसान के पास क्या था? घर में पशु थे, गाय थी, भेड़ थी, बकरी थी, मुर्गी थी, ये सब चीजें थी। और उसकी खेती में भी देखिए सब्जी उगाता था, फल थे, जिसके कारण उसका रूटीन का, रोज का जो खर्चा है वो वहां से चलता था। लेकिन उसके बाद एक षड्यंत्र के तहत सबसे पहले किसान से उसके बीज का अधिकार छीन लिया गया। उसका अधिकार छीनते छीनते उसको जिस प्रकार की दो फसलों के ऊपर, एक फसल के ऊपर डिपेंड करते हुए उस किसान के हालात को ऐसे कर दिया गया कि वो कहीं का भी नहीं रहा। अंततः वो 1 लाख की फसल मार्केट में लेकर जाता था, मंडी में लेकर जाता था। उसका शोषण कैसे हो रहा था? 7% वैसे टैक्स के रूप में दे रहा था, फिर क्वालिटी के चक्कर में था। लगभग आप सोचेंगे कि 1 लाख की फसल में उसका खर्चा 90,000 हुआ है। 90,000 तो मिलना ही चाहिए, लेकिन 90,000 ना मिलकर उसको 70,000 रुपया मिलता था। जो पैसा प्रॉफिट के लिए, बेनिफिट के लिए, लाभ के लिए वहां जा रहा था, वो कर्ज युक्त होकर आ रहा था। अंततः अपनी जमीन से भी हाथ धो रहा था। ये विषय चल। फिर हम पंजाब के किसान की बात भी करते हैं तो पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और राजस्थान का किसान हम देखेंगे तो उसकी जमीन का, राजस्थान का कुछ हिस्सा जिसकी जमीन बहुत उपजाऊ, उपजाऊ जमीन होने के कारण मंडी की आप बात भी डॉक्टर साहब ने करी, तो मंडी में कौन जाता है? जिसके पास कम से कम 200-250 क्विंटल हमारा अनाज होगा तो वो जाएगा। तो जिसके पास है ही 20-50 क्विंटल अनाज है वो तो जाएगा नहीं। इसलिए पंजाब का किसान लगभग पंजाब, हरियाणा इन सब क्षेत्रों का किसान एमएसपी के अंडर आता है। उसको उचित मूल्य मिलता है। उचित मूल्य मिलने के कारण उसको लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे मूल्य पे काट तो नहीं होगी। ये भी एक भ्रम है। और उस भ्रम के बारे में भी मैं कहता हूँ कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। एमएसपी के बाद भी मैं एक और बात बोलता हूँ कि इस देश के किसान को कृषि एक इंडस्ट्री के रूप में लेनी चाहिए। कृषि को उसमें एक एग्रो इंडस्ट्री के रूप में देखना चाहिए कि ताकि वो उसमें नए-नए प्रकार के आयाम डेवलप कर सके। आज आज हम देखते हैं कि लगभग 10,000 एफपीओ बनाने वाली है गवर्नमेंट। उन 10,000 एफपीओ में एक-एक हज़ार का क्लस्टर बनेगा। मान लो पंजाब के संदर्भ में बात करते हैं तो इधर हम अमृतसर, पठानकोट, तरन तारण, गुरदासपुर, जालंधर, होशियारपुर इस एरिया की फर्टाइल जमीन में पानी की उचित मात्रा होने के कारण अलग प्रकार की फसलों को हम बो सकते हैं। वो इस एरिया का, उस इस क्षेत्र का विकास में उसको उचित मूल्य देने के लिए देश के कहीं भी जाकर वो बेच सकता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें हम देखते हैं कि इधर बठिंडा, मुक्तसर और फरीदकोट और इधर मानसा, बरनाला में के सिरसा, फतेहाबाद की तरफ थोड़ा फर्टाइल जमीन तो है। इसमें थोड़ा-सा कपास की खेती, पानी कम होने के कारण कपास की खेती कर सकते हैं ताकि वो कपास का क्लस्टर बन सके। पूरी दुनिया के लिए वो कपास के लिए वो जाना जाए। इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे तो आगे हम देखते हैं तो आगे हम इसके आगे बढ़ेंगे तो इधर कुछ चंडीगढ़ के साथ जो पटियाला है इस एरिया में थोड़ा वेजिटेबल के लिए हम खड़ा कर सकते हैं। जैसा हिमाचल में सिरमौर डिस्ट्रिक्ट हुआ, सोलन डिस्ट्रिक्ट हुआ, इसने अपने आप को वेजिटेबल कल्चर के रूप में डेवलप किया। आज 12 महीने हम जो सब्जियां सीजनल थी वो 12 महीने में मिलती है। हम कहते हैं कि नहीं, नहीं साहब ये तो ये सब्जियां एक कैसे मिल रही हैं हमें? तो ये सब्जियां इसलिए मिल रही हैं कि ये हमारे साथ वाले प्रांतों ने डेवलप करा। लेकिन ये सब होगा, ओपन मार्केट होगी। ओपन मार्केट से जब ओपन मार्केट होगी तो किसान के पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो मार्केट में जा सकेगा। इसके लिए भी सरकार ने एक प्रावधान दिया। जब पिछले 26 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नहीं, जब ये मार्च में जो बजट आया तो उसमें किसान रेल की बात हुई तो लगभग 1,000 किसान रेल चलाने का काम भारत सरकार ने करा। जब थोड़े दिन पहला महीना, 1.5 महीना पहले किसान रेल को शुरू किया गया
तो उसमें हम बात करेंगे कि साउथ की मंडी से आकर सामान दिल्ली की मंडी में बिका, तो 4,000 करोड़ का सामान हमने उस दिन बेचा है। तो ये वास्तव में, और मिनिमम मिनिमम प्राइस में, मिनिमम मिनिमम खर्चे पे आप अपना सामान कहीं भी लाकर बेच सकते हैं। आज नॉर्थ ईस्ट का ऑरेंज, नॉर्थ ईस्ट की सुपारी, नॉर्थ ईस्ट का पान उत्तर भारत में मिल सकता है। आज उत्तर भारत की सब्जियां नॉर्थ ईस्ट में साउथ में जा सकती हैं। आज साउथ के मसाले इजीली, और वहाँ का पाइनएप्पल, वहाँ का कोकोनट आज राजस्थान में आ सकता है। इस प्रकार से लगभग किसान रेल का शुरुआत करी, ताकि ये ओपन मार्केट, हम बात तभी कर सकते हैं कि जब हम उनको ट्रांसपोर्टेशन दे पाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन इजीली और बहुत नॉमिनल प्राइस में दे पाएंगे। ये सारा विषय उसमें किया है। और आज जब हम तीसरे बिल की भी बात कर रहे हैं, तो तीसरे बिल में भी हम देखेंगे कि सरकार ने बहुत ही, जिस प्रकार का कालाबाजारी एक कृषि के क्षेत्र में हो रही थी, मार्क मंडी के क्षेत्र में हो रही थी। आज देखिए कि आज प्याज का सीजन शुरू होगा, तो किसान से बहुत नॉमिनल रेट से प्याज लिया जाए। पंजाब में आलू का सीजन होगा, तो बहुत उसको तो पैकेजिंग का खर्चा नहीं दिया जाए, तो वो लास्ट में जब उठाया ही नहीं जाएगा, उसकी प्रोडक्शन अधिक हो गई, उसका प्रोड्यूस अधिक होगा, तो वो सड़क पे गिरेगा। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने वेयर हाउसेज में, गोदामों में उनको स्टोरेज करते हैं, जब उनका सीजन नहीं होता तब उसको बेचते हैं। तो जो 50 पैसे का, 5 रुपए किलो तक की कोई चीज है, वो 100 रुपए किलो तक पहुंचती है। तो हमने देखा कि आज से 15 साल पहले प्याज के चक्कर में कई सरकारें चली, इसके ऊपर बिल लाया है, ये कालाबाजारी। और इसके लिए जो एफपीओ के ऊपर भी हमने बात करी कि 10,000 एफपीओ खुलेंगे, तो ये लगभग 50,000 नए एफपीओ खुलेंगे। 50,000 एफपीओ को खोलने का मतलब है कि 5 करोड़ किसानों को एक क्लस्टर में लाना, एक सिस्टम में लाना, और उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उसको सपोर्ट करेगी। जिस प्रकार के स्टोरेज की बात है, वेयर हाउसेज खोलना, पैकेजिंग खोलना है, इन सब विषयों को लेकर उसमें खड़ा किया जाएगा। ये तो इन बिलों की बात है। बाकी तो हम पंजाब के संदर्भ में बात करते हैं, पंजाब और हरियाणा के संदर्भ में बात करते हैं कि किसान जिस प्रकार से सड़कों पर आए हैं, इसके बारे में सोचना वाला विषय है कि इस सारे विषय में किसानों को दिशा भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। किसानों को एक अलग प्रकार के सिस्टम में लाने का काम किया जा रहा है। किसान के चित्र को खराब करने का काम किया जा रहा है। वास्तव में ना तो एमएसपी खत्म होगी, ना किसानों के, ना जो मंडी सिस्टम खत्म होगा। ये चलता रहेगा, लेकिन इसमें नंबर ऑफ हैंड्स बढ़ेंगे। आज पूरे देश में 21 करोड़ किसान है, 1.25 करोड़ किसान एमएसपी के अंडर आता है। जो 19 करोड़ किसान कहाँ है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। हम 19 करोड़ किसान कहाँ है? 19 करोड़ किसान की बात करेंगे, 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़ का किसान है, उसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कम है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो उसकी प्रोडक्शन में जो उसको होता है, जितना उसके घर में चाहिए उतना वो घर में अनाज रखता है, और बाकी किसान उससे बिचौलिया ले जाता है। आप सोचिए कि मध्य प्रदेश की गेहूं को लेकर हम बात करते हैं, तो वो मार्केट में शरबती गेहूं के नाम से 4500 रुपए क्विंटल बिकती है, 4500 क्विंटल बिकती है। वहां किसी किसान से कितने रुपए की ये बिचौलिए और ये मिडमैन कितने रुपए की, ये व्यापारी कितने लोग कितने रुपए की लेकर आ रहे हैं, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। 1100-1200 रुपए क्विंटल लेकर आ रहे हैं, तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि हमारी एग्रो इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, किसानों को उसका उचित मूल्य नहीं मिल रहा। इसके लिए ये बिल है कि ये कालाबाजारी बंद होनी चाहिए। पंजाब के विषय में मैं बात करता हूँ कि पंजाब तो एमएसपी के अंडर आता है। इसमें पंजाब हरियाणा एमएसपी के अंडर आता है। 1.25 करोड़ किसान एमएसपी पे के दाम पर अपनी फसल को बेच रहे हैं। उन 19 करोड़ लोगों का सोचिए, जिनको चने का रेट 600 रुपए क्विंटल से ज्यादा नहीं बिकता। और चने की दाल हम मार्केट में देखें क्या रेट बिकती है। हम देखें सरसों का रेट, सरसों की बात हम करते हैं तो सरसों किस भाव में बिकती है, तेल उसका किस भाव में मिलता है, और किसान को क्या भाव मिलता है, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। और उस अंतर को कम करने के लिए एक ओपन मार्केट की बात करी है। ओपन मार्केट में हम बात करेंगे कि ओपन मार्केट तो पहले भी थी, पहले ओपन मार्केट थी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी। आज कई स्टार्टअप्स के रूप में देखते हैं तो हमारे सामने पतंजलि का नाम आता है, आईटीसी का नाम आता है, फिर मोर का नाम आता है, इजी डे का नाम आता है। ऐसे कई स्टार्टअप हैं। और कई बार किसानों को मतलब मैं तो कई बार हैरान हूँ, जो लोग वास्तव में खेत में नहीं गए, जो लोग वास्तव में खेत में नहीं गए, पंजाब
पंजाब के कल्चर को, पंजाब की संस्कृति को खराब करने वाले कुछ ऐसे कलाकार पंजाब के युवाओं के हाथ में पेन, पेंसिल, किताब, कंप्यूटर को छुड़ाकर उसके हाथ में वे वेपन को पकड़ाने की बात करने वाले, अपने गीतों में बात करने वाले लोग, किसान तो 24 घंटे बैठ रहा है वहां पे धरने पे, और वो कहा, वो उसी समय भाषण देने के लिए मीडिया ट्रायल के लिए आते हैं, मीडिया में बोलकर चले जाते हैं। उनके लिए बात कि ये छोटी, ये तुच्छ प्रकार की राजनीति को बंद करें। किसानों को उसके उचित मूल्य दिलाने का काम आपका नहीं है। आप अपना जो काम करते हैं, मैं तो बड़ा हैरान था कि कुछ सभ्य कलाकार भी इसमें बोल रहे थे कि हमारे पेट को, हमारी जेबों को भरने के लिए, विदेशों में हमें सेटल करने के लिए बात हो रही है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? इस देश के होकर, इस देश के किसानों से, जमींदारों से, आम लोगों से पैसा लेकर अपने आप को प्रमोट करके अपने गीतों के माध्यम से दुनिया के लिए रोल मॉडल बनने की बात कर रहे हैं। आप तो एक विलेन के रूप में स्थापित हो रहे हैं, जो खेती और किसान के सबसे बड़े दुश्मन है, सबसे बड़े दुश्मन है। इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। और इस पूरे एजिटेशन की जब हम बात करेंगे, तो इस एजिटेशन में किस प्रकार के लोग, इस एजिटेशन में एक सेपरेटिस्टिक आदमी, फनेटिक आदमी, पन्नू वहां से खड़ा होकर कहता है, मैं किसान के बेटों को 5,000 रुपए दूंगा, मैं उसके कर्ज माफी के लिए 5,000 रुपए दूंगा। अरे भैया, तुम्हें 5,000 देने की जरूरत नहीं है, इनका पीछा छोड़ो। तुम जो एक अलग प्रकार का वातावरण खड़ा करने का प्रयास कर रहे हो, उसके से बाज आओ। कि जब इस देश को जरूरत है, जब तो तुम्हें यहाँ रहना चाहिए, यहाँ से तुम भाग गए हो, वहां से आकर बड़ी बड़ी बातें अपने मंचों पे पंजाब को तोड़ने की बातें कर रहे हो। कलाकार, इसमें फनेटिक ग्रुप और इसमें अलग प्रकार के नेक्सलाइट्स और कम्युनिस्ट जिस प्रकार से इस आंदोलन में है, उनके बारे में सोचना पड़ेगा। मैं तो कई बार बोलता हूँ कि कई लोग बोल रहे हैं मैं किसान की बेटी हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ। आप कभी खेतों में गए हैं? आप कभी खेतों में गए हैं? उसके बारे में सोचिए। 10 साल, 10-12 साल आप खेतों में गए नहीं। शहरों में रहने वाले लोग और खेती की चिंता करें। खेती की चिंता तो वो करें जो किसान है। यदि आप लोग खेती की चिंता करते, तो पंजाब के किसान का जो डाटा, एक साल में 1500 लोगों ने सुसाइड करा है पिछले 2 सालों में, उसके बारे में बोलते, जब किसान, ये मालवा के क्षेत्र में जो 3 हमारे 8 जिले हैं, उस जिले की लगभग 20% आबादी कैंसर से जूझ रही है, तो उनके लिए सेवा कार्य करते हैं। आप खड़े हो, मंच पे बोल रहे हो कि हमारी जमीन पे कोई ऊपर कब्जा हो जाएगा, हमारे ऊपर ये हो जाएगा। कौन सी सरकार है जिसने अपने 5 साल के कार्यकाल में 65 योजनाएं किसानों के लिए लाई? चाहे वो किसान सम्मान निधि होगा कि 6,000 के आसपास हर साल वो दे रहे हैं किसानों को। वो एक डाटा है, वो ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। 90,000 करोड़ रुपया उसमें किसानों को दे दिया गया है, दे दिया जा रहा है किसान सम्मान निधि के नाम पर। सॉइल के ऊपर कार्ड बन रहा है, इंश्योरेंस के ऊपर फसल बीमा योजना की बात हो रही है। अभी आज भी स्वामित्व, कृषि स्वामित्व उसमें कार्ड की बात हुई है, दिया है। भारत के प्रधानमंत्री, भारत की सरकार, भारत सरकार सबसे आज के इतिहास में किसान को आगे रखकर चलने वाली सरकार है। 65 योजनाएं कोई कम नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में भी, कृषि शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने जो, मैं तो कहता था कि हम जब छोटे थे तो कृषि शिक्षा हमें पढ़ाई जाती, लेकिन ये आज 15-20 साल के कालखंड में वो कृषि शिक्षा बंद हुई। आज हम भारत की देश के शिक्षा मंत्री का, देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने कहा है कि 5वीं के बाद मैंडेटरी होगी एग्रीकल्चर एजुकेशन। सोचना पड़ेगा, किसान तो बताना पड़ेगा ना। हम कहते हैं किसान का बेटा है, खेत में गए नहीं, और देश की, पंजाब की संस्कृति के साथ इतना बड़ा छलावा, उसको बनाना क्या चाहते हैं? पंजाब का, मैं कई बार मैं इतने साल पंजाब में काम करने के बाद मैं एक बात देखी कि जब यहाँ पर जोड़ मेला लगता है, साहे का मेला लगता है, बलिदान दिवस होता है, दीपावली होती है, बैसाखी होती है, तो पंजाब में अलग अलग स्थानों पे लंगर लगते हैं, गाँव में, शहरों में गुरपुरब मनाए जाते हैं। वो युवा कौन है? वो पंजाब के युवा हैं, वो किसानों के बच्चे हैं।
धर्म से, हर मत से, हर पंथ से हैं, वो सड़क पे आकर नंगे पांव लोगों को खाना खिलाने का काम, चाय पिलाने का काम, नाश्ता कराने का काम करते हैं। ये वास्तव में भारत माता के पंजाब के सपूत है। आप लोग नहीं हैं जो तैयार होकर आते हैं, 10 मिनट में बैठकर चले जाते हैं। एक के ऊपर तो मुझे इतना देख रहा था, उसका भाषण सुन रहा था कि जो खुद गैंगस्टर्स के ऊपर मूवी बना रहा है, गैंगस्टरों को रोल मॉडल मानकर मूवी बना रहा है, वो बात भगत सिंह की कर रहा है, वो कृषि बिलों का विरोध कर रहा है। इतने सालों से, इतने साल कहाँ थे आप? किसान अपनी जमीन को छोड़कर चला गया। मालवा के क्षेत्र में किसान की जमीन किस प्रकार से बंजर हुई, किस प्रकार से वहां का जमीन और पानी एक हो गया। वहां का किसान अधिक पेस्टिसाइड की मात्रा की बरतों के कारण, उसको यूज करने के कारण अपनी जमीन से हाथ धो बैठा। तब ये गीतकार कहाँ थे? इनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। ये षड्यंत्र है किसानों को उनकी भूमि से दूर करने का। ये षड्यंत्र है किसानों को बरगलाने का। ये षड्यंत्र है टुकड़े टुकड़े गैंग के रूप में उनके चित्र को स्थापित करने का। जो वास्तव में वो किसान है जो देश की मां अन्नपूर्णा का सबसे नजदीक का पुत्र, अन्नदाता, जो आप खेत में रहकर दिन भर मेहनत करके 135 करोड़ लोगों का पेट भरता है। हर एक बार मैं सुन रहा था भाषण, कोई कह रहा था कि देखिए साहब, ये हरित क्रांति की जरूरत पंजाब को नहीं थी। उन लोगों को समझाना चाहिए कि भैया तुम बठिंडा गए हो, तुम मुक्तसर में गए हो, तुम फरीदकोट में गए हो, तुम मानसा में गए हो, तुम बरनाला में गए हो, तुम संगरूर में गए हो, जहां मिट्टी के टिल्ले थे। उस क्षेत्र के किसान का हालात क्या था? उस क्षेत्र के किसान को जरूरत थी हरित क्रांति की, जरूरत उस पंजाब के, हरियाणा के किसानों को थी। तब हरित क्रांति आई तो उसका लाभ पूरे देश को भी हुआ, वहां की जनता को भी हुआ। इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो पंजाब के संदर्भ में मैं इतना ही कहूंगा, पंजाब का किसान बहुत जुझारू, पंजाब का जवान जो फौज में बहुत इमोशनल है, जो देश की आजादी के लिए, देश की आजादी हो, देश का कोई भी ऐसा देश के ऊपर संकट आता है तो उस मोर्चे को संभालता है। हमारे देश में पंजाब ने बहुत बलिदान किए, लेकिन पंजाब के किसान का चित्र मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि ऐसा चित्र मत बनाओ, उसको विलेन के रूप में मत स्थापित करो। इस बिल का लाभ होने वाला होगा और वास्तव में होगा। ये 6 महीने बाद ये किसान खुद कहेंगे कि नहीं, हमें इस बिल का हमें इतना लाभ। जो समन्वित कृषि की बात देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ये बात तो है, लेकिन इसमें कुछ मॉडल्स की बात भी करनी पड़ेगी। आप बोलेंगे जी नहीं जी, आप तो ठीक ये सरकार की भाषा भी बोल गए और इसमें अपनी बात भी बोल गए और जो चल रहा है उसके बारे में बोल गए, लेकिन मैं इसमें 2-3 बातें और जोड़ना चाहता हूँ। 2-3 बातें जोड़ने के बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। मुझे ये लगता है कि हमें जिस प्रकार से हम अपनी दुकान को एक बिजनेस के रूप में, एक व्यापार के रूप में समझते हैं कि सुबह हमें जाना ही है, तो जैसे हम अपनी ये इंडस्ट्री को अपने उसमें इतनी सीरियसनेस रखते हैं, उसी प्रकार से खेती को भी हमें एग्रो इंडस्ट्री बनाना पड़ेगा आने वाले दिन। जिस प्रकार से 10,000 एफपीओ की बात हो रही, तो हमें लगभग 1 लाख से 1 करोड़ से ऊपर स्टार्टअप शुरू करने पड़ेंगे। ऐसे कई उदाहरण भी है, ऐसा नहीं है कि उदाहरण नहीं है कृषि में, बहुत ज्यादा उदाहरण। आप ऑर्गेनिक इंडिया के नाम से बात कीजिए, आप इसमें एक शाहजहां मॉडल की बात मैं कर रहा हूँ कि वहाँ गूगल में काम करने वाला व्यक्ति, उसको लगा कि यार आईटी सेक्टर में कुछ है ही नहीं, ऐसे मैं अपने आप को फ्रस्ट्रेट कर रहा हूँ तो क्या करूंगा, चलो अपने मूल की ओर, अपने गांव में आता है, 16 एकड़ में उस मॉडर्न टेक्निक से खेती करता है, ऑर्गेनिक खेती करता है। वो वास्तव में आज जितने का पैकेज वो छोड़ के आया, वो 1 करोड़ प्रॉफिट में कमाने वाला किसान है। इस देश का युवा, मात्र 28 साल का युवा दंपति है जो शाहजहां मॉडल जो उन्होंने डाला। एक मॉडल नासिक का है। नासिक में आप देखेंगे कि अंगूर की पैदावार बहुत होती है, तो वहां एक एफपीओ डॉक्टर वसंत सिंधे ने शुरू किया, तो लगभग 50,000 एकड़ में किसानी अंगूर की खेती करा रहे हैं, जो वर्ष में 2 बार अंगूर देते हैं।
तो लगभग एक भी दाना वो अंगूर का भारत में नहीं बेचते। एक सिस्टमेटिक एफपीओ बनाकर 4000 करोड़ का एफपीओ। ऐसे ही कनेडी मठ का एक एफपीओ है, उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। कनेडी मठ का एक मॉडल है, उस मॉडल की बात करनी पड़ेगी, जो लगभग 10,000 एकड़ में ऑर्गेनिक खेती करते हैं और खेती करने के बाद जितना किसानों को चाहिए वो ले जाए, बाकी वो बेचते हैं। ऐसे ही नानाजी देशमुख का मॉडल है, दीनदयाल शोध संस्थान, उसको देखना पड़ेगा। 1100 गांव के किसानों को, 2 लाख एकड़ वाले किसानों को उन्होंने प्रॉफिटेबल किसान बनाने का काम किया, 2 लाख प्रॉफिट में लाने का काम किया। इसके बारे में उस मॉडल को भी हमें देखना पड़ेगा। ऐसे मॉडल्स हमारे देश में एक नहीं 1 करोड़ मॉडल खड़े होने चाहिए, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, ताकि हम किसानों के लिए, किसानों की जो एक उसका जो चित्रण है, जो उसका जो दिखाना चाहिए हमें कि खुशहाल किसान कैसा होगा, तो वो इसी मॉडल पे होगा जो समन्वित कृषि होगी। सुबह वो अपने पशुओं से दूध लेगा, पोल्ट्री से वो अंडे अंडे लेगा और बेचेगा, और बेचने के बाद अपने रूटीन के खर्चे, सब्जी को कैश क्रॉप के रूप में बेचेगा, तो वो उसके रूटीन के खर्चे उचित मूल्य में, उसको उचित मूल्य मिलेगा, रूटीन के खर्चे चलेंगे। और जो उसकी 2 ग्रेन है, 2 फसलें हैं, वो दोनों फसलें उसको उचित मूल्य के साथ ओपन मार्केट में आने के बाद उसको एक विकसित खुशहाल किसान बनाने का काम करेगा। ये इस प्रकार के इन तीनों बिलों में जो होने वाला है। फिर भी मैं पंजाब के किसानों से अपील करता हूँ, हमारे भाइयों से अपील करता हूँ कि आप इस बिल को पढ़िए, समझिए, किसी के बरगलाए में ना मत आइए और इसके बारे में सोचिए कि ये बिल है क्या, इस बिल का लाभ कितना होने वाला है, इस बिल में आने वाले दिनों में हमारे किसानों की दशा कैसे सुधरने वाली है, इसके बारे में सोचिए। कई बार हम बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों की जमीन के ऊपर कब्जा हो जाएगा, कोई नहीं होने वाला। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वो एफपीओ के साथ करने वाले, पढ़िए, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वो एफपीओ के साथ करने वाले, वो सीड देंगे अपना, बीज आपको बीज देंगे अपना, अपनी खाद देंगे, तो उन सब में उसके बाद उसका जो भी है उसका कॉन्ट्रैक्ट पहले होगा, आपको एमएसपी के नीचे रेट नहीं मिलेगा। इन सब बातों को लेकर आप, डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर अरविंद जी ने भी अपना विषय बहुत ही सहजता से, ठीक तरीके से इन तीनों बिलों को समझाने का काम के अपना प्रयास किया है। और इन तीनों बिलों में कुछ इसमें मुझे जो लगता था पंजाब के विषय में, हरियाणा के विषय में, इसको जोड़ने के लिए आप दिशा भ्रमित, किसानों को दिशा भ्रमित ना हो। और मुझे लगता है विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, एग्रीविजन के कार्यकर्ता और शोध कार्य के, हमें अपने अपने प्लेटफॉर्म पे इसके जो सार्थक पहलू हैं, इसके पूरे बिल का जो सार्थकता है, उसको समाज के सामने लाने का प्रयास करना चाहिए और इसके बारे में बोलने का और उसके बारे में सब लोगों के बीच में चर्चा रखने का प्रयास करना चाहिए। इतना ही कहते मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, वंदे मातरम, जय किसान, जय जवान, जय विज्ञान। डॉक्टर साहब, पर राजीव शायद कहीं हेलो, चले गए होंगे। हाँ जी, ऑडिबल ना, ऑडिबल। हाँ हाँ जी सूरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में इस विषय को रखा कि कैसे कुछ लोग इस आंदोलन को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ जी, हेलो हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है ना आपके पास? चेंज करना। हेलो हेलो, बोलिए बोलिए। हाँ जी सर। हाँ, तो सूरज जी ने कितने खूबसूरत शब्दों में रखा कि कैसे कुछ लोग किसान आंदोलन के नाम पे इस अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में हैं, स्पेशली इन पंजाब और हरियाणा। तो हमें उस चीज से बचना है, हमें उस बिल को सही, तीनों बिलों को जो उसका वास्तविक स्वरूप है उसको प्रस्तुत करना है किसानों के बीच में।
जैसे कि यहाँ पे करप्शन की बात की, सूरज जी ने एक मुद्दा उठाया कि शरबती कणक जो है वो कैसे 45 या 50 रुपए किलो आटा बिकता है और कैसे वो 10, 15, 20 रुपए किलो एमपी से चलती है। तो उसके सबसे बड़ा समस्या यही है कि जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू, उसमें बहुत व्यापक रूप से जो करप्शन है या फेक प्रोक्योरमेंट है, जो बंदरबांट होती है, उस बहुत ज्यादा हजारों लाखों करोड़ रुपए की, उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम भी है, उस तरफ से भी हमें इस बात को समझना है। अब मैं अगले वक्ता श्री विक्रांत जी खंडेलवाल, उत्तर क्षेत्रीय संगठन मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जी से कहूंगा कि वो अपने विचार इस विषय के ऊपर रखें। इनका केंद्र चंडीगढ़ है। विक्रांत जी, आपका स्वागत है। सभी को नमस्कार। अपने ये वेबिनार को चलते हुए लगभग 1 घंटा 30 मिनट हो गया है और दोनों ही विद्वान वक्ताओं ने अधिनियम के ऊपर, अधिनियम के प्रभावों के ऊपर, चलने वाले आंदोलन के बारे में बहुत ही स्पष्टता के साथ अपने विचार रखे हैं और इस विषय में बोलने का जो अधिकार रखते थे, ऐसे ही दोनों विद्वान वक्ताओं को हमने इस वेबिनार में आमंत्रित किया था। इस उत्तर क्षेत्र के जुड़े हुए जितने भी कार्यकर्ता इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं, उन सभी को, जो लोग कृषि के क्षेत्र को थोड़ा रुचिकर मानते हैं, जिनकी रुचि है, ऐसे श्रोतागण सभी लोगों को मैं इस वेबिनार के माध्यम से एक संगठनात्मक संदेश देना चाहूंगा कि हम सब लोग एक जिम्मेदार संगठन के कार्यकर्ता हैं। एक विचार को लेकर के हम काम करते हैं देश भर में और पिछले लगभग 90 वर्षों से ज्यादा का समय हमारे इस संगठन के काम को चलते चलते हो गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की भी देखें तो लगभग 70 साल से ऊपर का समय परिषद के काम को चलते हुए हुआ है और विद्यार्थी परिषद ने पिछले 15 वर्षों में समाज जीवन के सभी क्षेत्रों में जहां भी विद्यार्थी था वहां तक पहुंचने का काम किया है। कृषि शिक्षा भी एक ऐसा ही बड़ा क्षेत्र था जहां हमारा काम कम मात्रा में था, लेकिन उन क्षेत्रों में भी एग्रीविजन के माध्यम से हमारे देश भर के कार्यकर्ताओं ने बहुत ही संयमित ढंग से और बहुत ही योजनाबद्ध ढंग से पूरे देश के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में कार्यकर्ताओं की टीम खड़ी की है, कृषि के विषयों को उठाया है, कृषि के नीतियों पर चर्चा की है, कृषि शिक्षा के विषयों को अपने दायरे में लिया है और छात्रों की समस्याओं के ऊपर भी काम किया है। और मैं कहना चाहूंगा, न केवल समस्याएं, अभी तो उनके कल्याण के लिए, उनके हित के लिए जो जो चीजें, नीतियों की आवश्यकता थी, उसके ऊपर भी हमने काम किया है। आज के संदर्भ में जहां पर बिलों के बारे में बहुत ही तथ्यात्मक बात डॉक्टर अरविंद जी ने और मित्र सूरज जी ने बहुत अच्छे शब्दों में रखी है सबके सामने, उसके बाद में मैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच एक ही अपील करना चाहूंगा कि विद्यार्थी परिषद जो है वो केवल छात्र संगठन नहीं, अपितु एक छात्रों के लिए काम करने वाला, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला एक सामाजिक संगठन के रूप में हम काम करते हैं। और इस प्रकार का सामाजिक संगठन जिसके दायरे में एक देश के नागरिक के पास जितने विषय होते हैं वो सभी विषय हमारे दायरे में आते हैं। मैं कोट करना चाहूंगा हमारे पूर्व कार्यकर्ता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे श्रीमान बाल आपटे जी को। वो हमारी बैठकों में कहा करते थे कि विद्यार्थी परिषद के पास वो सारे विषय हैं जो इस आसमान के नीचे हैं। तो कृषि जो है वो तो हमारे समाज जीवन से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने भी बताया कि हमारे देश और समाज के बहुत बड़ा वर्ग जो है कृषि जुड़ा हुआ है और केवल जुड़ा हुआ नहीं है अपितु जीवन यापन करता है और कहीं न कहीं पूरे देश के 100% नागरिकों का जीवन भी किसी न किसी माध्यम से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़ा हुआ है। और ऐसे महत्वपूर्ण विषय के अंदर हम सभी जो अपने आप को एक जागरूक नागरिक कहने का एक दावा करते हैं और हम कहते हैं कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते हम एक देश के जागरूक नागरिक हैं,
तो उस जागरूक नागरिक की भूमिका जो हमें निभानी है, उस नाते हमारे पास जब भी कोई इस प्रकार का नया विषय आता है, मुझे लगता है कि हमें उसका तुरंत अध्ययन करना चाहिए। और इसी अध्ययन की श्रृंखला में ही ये वेबिनार जो है हम सब कार्यकर्ताओं के लिए तय की गई थी। उद्देश्य यही था कि हमारा परिषद का जो कार्यकर्ता है, परिषद से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, जगह जगह काम करता है, फील्ड में काम करता है, उसे इस अधिनियम के उद्देश्यों के बारे में, तथ्यों के बारे में और भ्रम के बारे में पूरी स्पष्टता आनी चाहिए, ताकि वो कॉलेज लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर जहां भी वो खड़ा है, वहां पर उन बातों का जवाब दे सके। हम लोग अपने कैंपस के अंदर इंटेलेक्चुअल लीडरशिप की बात करते हैं। हमारा कार्यकर्ता कभी भी केवल पत्रक बांटने के लिए नहीं खड़ा होना है। हमारे कार्यकर्ता को केवल मुर्दाबाद जिंदाबाद करने के लिए नहीं काम करना है। हमारे कार्यकर्ता को केवल दरी बिछाने और पानी पिलाने के लिए नहीं खड़ा होना है। इन सभी कामों के साथ साथ हमारा कार्यकर्ता जो है हर विषय को अपनी तर्क की कसौटी पे कसे और उस विषय का अध्ययन करे और अपने अध्ययन के माध्यम से अपने सामने आने वाले प्रश्नों का बहुत ही तथ्यपूर्ण उत्तर दे सकें। ऐसी काबिलियत, ऐसी योग्यता जो है हमारे कार्यकर्ता के अंदर खड़ी होनी चाहिए। बहुत दिनों हो गए, लगभग 1 महीना से ये विषय चल रहा है और खास तौर पे हमारा पंजाब प्रांत जो है आंदोलन की आग में झुलस भी रहा है, प्रभावित भी हो रहा है और हमारा बहुत बड़ा युवा वर्ग जो है इससे प्रभावित है, समाज जीवन प्रभावित है। ऐसे समय में हम सब कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। देखिए, हम युवा लोग हैं, हम लोग युवा संगठन चलाते हैं, तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे पास जब भी कोई ऐसा विषय आए जिसको कहीं भी हमें स्पष्ट करना हो, तो हम सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हमें थोड़ा सा उसका तुरंत अध्ययन करना चाहिए। और अध्ययन करने का पैमाना क्या है? तो मैं कई बार किसी कार्यकर्ता को कहता हूं कि अध्ययन करना मतलब केवल पढ़ना नहीं होता। अध्ययन करने का मतलब होता है, पढ़ाई तो पहला चरण है। पढ़ाई करने के बाद में उसे अपनी भाषा में, अपनी शब्दों में उसे हम बोलने की क्षमता हो, हम उसे ठीक से समझें और समझाने की काबिलियत हमारे अंदर आ जाए, इसका मतलब होता है अध्ययन। और मैं सभी कार्यकर्ताओं से अपेक्षा करूंगा कि चाहे शिक्षा नीति आई हो, चाहे कृषि बिल आए हो, चाहे उससे पहले सीएए का बिल आया हो, ऐसे सभी जो समाज जीवन को प्रभावित करने वाली ऐसी नीतियां हैं, उन नीतियों के ऊपर हमें अपनी इंटेलेक्चुअल डिबेट समाज जीवन में, छात्रों के बीच में, नेतृत्व के बीच में खड़ी करनी चाहिए। और इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आपको केवल अपने नेतृत्व पर इनका इंतजार नहीं करना चाहिए कि उधर से कोई बात आएगी तो हम ही कहेंगे। हमें स्वयं को इन सब चीजों को सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए और हमारे शब्दों में कहीं कहीं व्यक्त करना चाहिए, लिखना चाहिए। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि अपने संगठन के नाते आप कहीं बोल रहे हैं तो संगठन के प्रमुख कार्यकर्ताओं से उस मत के ऊपर जो आपने तय किया है, उस मत के ऊपर चर्चा जरूर कर लें कि ये हमारा मत बना है, ये सबका सामूहिक मत है या केवल व्यक्तिगत मत है। इसलिए आपस में चर्चा करके और अपने अपने समूहों में, देखिए हमने कई दिनों से एक डिजिटल इंडिया की तरफ पूरा देश बढ़ रहा है। विद्यार्थी परिषद ने भी इस लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारी सेमिनार वेबिनार की है और इसके माध्यम से हमने बहुत लोगों से संपर्क साधा है। स्थान स्थान पे, कॉलेज लेवल पे व्हाट्सएप समूह बनाए हैं। वो सब किस लिए है? क्या केवल सूचनाओं का इंतजार करने के लिए, या केवल फोटो डालने के लिए, या शुभकामना या सुप्रभात कहने के लिए? जी नहीं, वो उसके लिए नहीं है। उन सब माध्यमों का उपयोग हमें अपने मित्रों में, अपने कार्यकर्ताओं में, अपने समूहों में चर्चा करने के लिए होता है। इसलिए मैं विद्वान कार्यकर्ताओं से, जिम्मेदार कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि आपके पास जब भी कोई इस प्रकार का तथ्य आए, कुछ प्रश्न मन में हो, वो प्रश्न ही डाल दो। उस ग्रुप में अपना प्रश्न ही डाल दो कि ये प्रश्न है मेरे मन में, कोई जवाब आपके पास है क्या? और मैं समझता हूं कि हमारे में से ही बहुत सारे वक्ता ऐसे होंगे जो आपके उस प्रश्नों का जवाब भी देंगे और चर्चा में भाग लेंगे। इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं से पुनः इस वेबिनार में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब
हरियाणा और भी जगह जगह कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। जितनी सामर्थ्य आप में है, जितनी ताकत आप में है, आप सब मिलकर के इस अभियान को जो है, जो जागरूकता अभियान है, जो हमारा एक दायित्व है, जिम्मेदारी है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को नहीं, अपने समाज के लोगों को भी इसमें जागरूक करें। और यदि उनकी कोई आशंका है, हो सकता है, देखिए कभी कोई नीति बनती है वो परफेक्ट नहीं होती, कोई कानून बनता है वो 100% परफेक्ट नहीं होता, हो सकता है उसके अंदर सुधार की गुंजाइश हो। हमारी कोई शिकायत है तो प्रॉपर ढंग से उचित मंचों के ऊपर उन शिकायतों को हमें दर्ज कराना चाहिए, उनके माध्यम से उन तक हमें पहुंचना चाहिए और उसमें सुधार कराने की ओर हमें बढ़ना चाहिए। जीएसटी हमारे देश के अंदर कानून आया, कितनी बार उसके सुधार के लिए बैठकें हो गई और निश्चित रूप से उसमें सुधार भी हो रहा है, रिबेट भी दी जा रही है। इस आंदोलन में भी आंदोलन कर्मियों को केंद्र सरकार बुला रही है, आप वार्ता के लिए आइए। लेकिन पंजाब का जो आंदोलन है, हरियाणा का जो आंदोलन है, हम सब देख रहे हैं कि पूरा का पूरा आंदोलन बहुत हद तक राजनीति से प्रेरित आंदोलन बनता जा रहा है। राजनीति करने के लिए लोग अपने इन मंचों का उपयोग कर रहे हैं, भोले भाले किसानों का जो मन का शोषण कर रहे हैं और उनका जो बेचारों का जो स्थिति नहीं है, ऐसे लोगों का शोषण हो रहा है। आज पूरा जाम लगा हुआ है, सड़कें बंद है, आज ट्रेन बंद है। इस नाते बहुत सारे सामानों की जो है कालाबाजारी भी होगी और कमी भी होगी, कीमतें भी बढ़ेगी। इनका हित न सोचते हुए उनका माल जो है वो मंडियों से उठ नहीं रहा है। इस सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि ये पूरा आंदोलन जो है, मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज्यादा उसके अंदर किसान का दुख उठा रहा है कोई। ये सब बिचौलिए जो लोग हैं, उनका जो कष्ट है वो किसानों का नाम लेकर के आगे आ रहे हैं। और इन सब के माध्यम से मैं इतना कहना चाहूंगा कि हम लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए और अपनी एक दायित्व निभाने के लिए, अपनी भूमिका अदा करने के लिए हमें इन सब चीजों का अध्ययन करना चाहिए। इतने दिन हमें इस प्रकार की वेबिनार करने में नहीं लगने चाहिए थे। अपने अपने सभी प्रांतों में एग्रीविजन का काम है, सभी प्रांतों के संयोजक हैं, अपने अपने प्रांतों में इस प्रकार की वेबिनार हजारों लाखों विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए करें। आज के इस वेबिनार में भी हमारा मन था कि बहुत सारे लोग जुड़ते, लेकिन हमारी शायद अप्रोच सब लोगों तक नहीं हो पाई और अपने प्रांतों में हमारे कार्यकर्ता बहुत ज्यादा नहीं जुड़ पाए। मैं लगातार देख रहा था कि इसमें बहुत कम लोग जुड़े हैं। तो मैं चाहूंगा कि आने वाले दिन के अंदर हम इस चीज को जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने अपने प्रांतों में, अपने विभाग में, अपने जिले में जहां भी हो इस प्रकार की वेबिनार करें। और वक्ताओं की आवश्यकता हो तो वेबिनार से अपने जो कृषि एग्रीविजन से जुड़े हुए लोगों को हम बुला सकते हैं। कुछ आप भी अपने स्तर पे भी कुछ बातें निकाल के आज की वेबिनार में जो आपको मिला है उसके मैं अरविंद जी से भी कहूंगा कि अरविंद जी जो आपने कुछ बोला है तो वो कुछ चीजें लिखित में आप लोगों तक सर्कुलेट करें और उन चीजों को लोगों तक पहुंचाएंगे हम। तो आप भी अपनी भाषा में, अपनी बोली में, अपने आसपास के सर्किल के लोगों को इस पे जागरूक कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमें इसके लिए एक पैरेलल, एक साथ साथ में बाकी सारे भी काम हम करते रहेंगे अपने, कोई काम हमारा रुकने वाला नहीं है, लेकिन ये भी हमारी जिम्मेदारी है। इस नाते मुझे लगता है कि हमें इसको थोड़ा सा आगे करना चाहिए। बाकी सब वक्ताओं ने बहुत अच्छा बोला है और विषय पूरा आ गया है, समय भी पूरा हो गया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।